ऐसा नहीं है कि 100 वैकेंट पोस्ट है तो 100 ही ले ले, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता ना। 185 में कितने बच्चों को बुला रहे हैं? 134 बच्चे क्वालिफाई किए हैं इन्होंने केवल हाँ इंटरव्यू के लिए। हाँ हाँ, 134 बच्चे क्वालिफाई किए हैं उसमें से। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आ वक्त तो उसमें 70-80 हो जाएगी सिलेक्ट, क्योंकि कोरोना है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। 70-80 हो जाएंगे बाद में। जो नई, क्योंकि अभी तो गुजरात में ना सीटें 200 खाली रह वैकेंट जाती हैं, पोस्ट है बच्चे जजेस क्वालिफाई की। नहीं कर पाते ना वहाँ के। क्या मैडम, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन वो जो जजमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट का कि साल में एक बार तो होनी चाहिए नहीं तो जेएमएफसी की सीटें खाली एग्जाम। रह जा रही है ना, मतलब जो क्वालिफाइंग है वही नहीं क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं मिनिमम और मैम क्राइटेरिया ना। ऐसा कैसा इंटरव्यू में तो कैसा है कि जो बच्चे अभी जो सिलेक्ट हुए 134, वो टैलेंट तो हो गया, अभी कितना लेना है वो तो वो रेशियो देखेंगे ना। एक्चुअली एक इंटरव्यू का स्टूडेंट आया है ना वहाँ का, तो मुझे पता चला चेतन कोई है, आप ही की पोरबंदर के ही हैं वो भी जॉब करते हैं। तो मैंने कहा आप लोग एक ही जगह के हैं क्या? चलो चेतन। चलिए हाँ हाँ। हाँ, अब निकालिए सेक्शन 108, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट ओपन सबका। अब देखिए सेक्शन 108 बात कर रहा है अबेटर की। हमने 107 में देख लिया अबेटमेंट होता क्या है, अबेटमेंट कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है, वो सब देख लिया। अब 108 में आइए। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कोई व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है यदि वह हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या तो वो उस ऑफेंस के को कमिट करने के लिए किसी को अबेट करता है, मतलब इंस्टिगेट करता है, किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी करता है, या उस एक्ट को करने में उसकी हेल्प करता है, एड करता है, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि वो अबेट कर रहा है। दूसरा, द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ committed by a person capable by law of committing an offense with the intention, with the same intention or knowledge as that of the abater। देखिए सेक्शन 108 में आप देख रहे हो क्या क्या पॉइंट है। सेक्शन 108 बेसिकली आपके 2-3 पॉइंट की बात कर रहा है। ये कह रहा है अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन, अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो क्या कर रहा है, अबेट्स। अब अबेट्स में आपको पता ही है, पर्सन अबेट्स। तो जब आप पढ़ते हो ना पीटी में, कभी भी पढ़ रहे हो तो माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक, कि या तो वो इंस्टिगेट कर रहा है, या तो वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, या तो वो एड कर रहा है। अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। अ पर्सन अबेट्स, पहला पॉइंट है आइदर द कमीशन, ठीक है, आइदर द कमीशन। इसका मतलब कि ये कोई मिस्टर ए हो सकते हैं जो कि इन मिस्टर बी को इंस्टिगेट कर रहे हैं, या ये इनके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, या ये मिस्टर ए मिस्टर बी को किसी भी तरीके से एड कर रहे हैं, क्या करने में, कोई क्राइम करने में। क्लियर है पहला पार्ट? इनमें से ये कुछ भी कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति अबेट कर रहा है। दूसरा ये कह रहा है, पहला चीज तो हो गया, दूसरा कह रहा है would be an the commission of an offense, either the commission of an offense, पहला पार्ट हो गया ये। और दूसरा पार्ट इसका है और the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable। ये कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए हैं और ये आपके मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए या तो इंस्टिगेट कर रहे हैं, या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, या एड दे रहे हैं मिस्टर बी को। इन तीनों में से कुछ भी एक कर रहे हैं। क्या करने के लिए? कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो क्राइम होता लेकिन है नहीं। क्यों? ऐसा कब होगा? हो सकता है मिस्टर बी क्या हो, इंसेन हो, हाँ अनसाउंड हो। साउंड हो सकते हैं, हो सकता है ये चाइल्ड हो, है ना। सेक्शन 82 में इसको बेनिफिट मिल जाए, हो सकता है सेक्शन 83 में इसको बेनिफिट मिल जाए। तो ये कह रहे हैं कि आप कोई भी पर्सन, अ पर्सन हु अबेट्स आइदर हु इंस्टिगेट, कॉन्स्पायर, एड, ठीक, ऐसा कुछ करने के लिए जो कि ऑफेंस होता, विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ। मतलब अगर मिस्टर बी कैपेबल होते
तो इनका एक्ट क्राइम होता। ऐसे किसी में अगर आपने हेल्प किया विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर, तो पहले चीज में देखिए क्या है, पहले वाले में आप जो काम कर रहे हो, पहले वाले में एक्चुअली ये क्राइम है। आपने इन तीनों में से कोई क्राइम कर दिया, आपने क्या किया, अबेट किया, मतलब आप क्या बन गए, आप बन गए अबेटर। मिस्टर ए ने क्या किया, अबेटमेंट किया और मिस्टर ए बन गए अबेटर। दूसरे वाले में ये क्राइम नहीं है, मिस्टर बी जो भी कुछ कर रहे हैं वो क्राइम नहीं है। ही विल गेट द डिफेंस मे बी आइदर सेक्शन 82, सेक्शन 83, सेक्शन 84, 85, हो सकता है उसको कहीं डिफेंस मिल जाए, उसके द्वारा किया गया एक्ट क्राइम नहीं है, बट उसकी वजह से आप ये बेनिफिट नहीं ले पाओगे कि वो क्राइम नहीं है तो मैंने कैसे अबेट कर दिया, अबेटमेंट तो क्राइम का होगा, तो ये बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। चाहे अगर ये क्राइम होता तब आप जैसे अबेटर होते, तो भले से आपने जिसको अबेट किया है वो भले से उसके पार्ट पर ऑफेंस हो या ना हो, आप फिर भी अबेटर माने जाएंगे। इतनी बात क्लियर है सब लोग को? यस मैम। अब आइए एक्सप्लेनेशन पे। The abatement of illegal omission of an act may amount to an offense, although the abater may not himself be bound to do that act. बहुत बढ़िया है, ये समझ आया ये क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए है, ठीक है, जो कि अबेटर है। मतलब आप अभी मान के चलो कि मिस्टर ए कोई व्यक्ति हैं जो कि इनको अबेट कर रहे हैं। ये कोई मान लीजिए गार्ड है, ये मैं इनका एग्जाम्पल पहले भी दे चुकी हूँ, लाइफ गार्ड है मिस्टर बी, ठीक। इनका काम क्या है, इनका काम है प्रोटेक्ट करना, अगर कोई डूब रहा है उसको प्रोटेक्ट करना। मे बी यहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, इनका काम है क्राइम को अगर उनके सामने हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करना, रोकना, जो भी क्रिमिनल है उसको पकड़ना इनका काम है। अब मिस्टर ए का तो काम ये नहीं है कि इनको सेव करें, कि कोई मिस्टर सी हैं जो डूब रहे हैं, मिस्टर ए का काम नहीं है कि वो मिस्टर सी को प्रोटेक्ट करें, ये काम मिस्टर बी का है। लेकिन अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को या तो इंस्टिगेट कर रहे हो, या कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, या एड कर रहे हो, और ये करके, ये तीनों करके ये बी को उनकी जो लीगल ड्यूटी है वो नहीं करने दे रहे हैं। द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन क्या कर रहा है, ये किस चीज का अबेटमेंट कर रहा है, एक्चुअली तो इलीगल ओमिशन का ही कर रहा है ना, इतना तो क्लियर होगा आप लोग को। लाइफ गार्ड की ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना, ये नहीं कर रहा है मतलब इलीगल ओमिशन। तो मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, अबेट कर रहे हैं किसको, इलीगल ओमिशन को। अब कल को मिस्टर ये नहीं कह सकते कि मैं कैसे अबेटर हो गया, मैं कैसे अबेटर, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी था इनको प्रोटेक्ट करने की। ये कह रहा है द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट may amount to an offense, although the abater may not himself be bound to do that act. देखिए यहाँ पर मिस्टर ए बाउंड नहीं है ये एक्ट करने के लिए जो कि बी है, मतलब ए इज नॉट लीगली बाउंड टू प्रोटेक्ट मिस्टर सी। इन द सेम मैनर, ठीक, ए इज नॉट लीगली बाउंड टू प्रिवेंट द क्रिमिनल, ठीक, और टू कैच द क्रिमिनल्स, ये इनके लिए टू अरेस्ट द क्रिमिनल्स, मिस्टर ए बाउंड नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बाउंड है, आप अगर उसको भी इलीगल ओमिशन के लिए अबेट करते हैं तो भी क्या माना जाएगा कि आप अबेटर हैं। क्लियर है इतनी बात? जी मैम। ठीक है, आगे आइए एक्सप्लेनेशन 2 पर। टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, it is not necessary that the act abated should be committed or that the effect requisite to constitute the offense should be caused. बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, फॉर पीटी, फॉर मेंस एंड एट द सेम टाइम फॉर इंटरव्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन 2। ये क्या कह रहा है, अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि जिसने जो अबेट किया है वो हो ही जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने बी को अबेट किया कि जाओ और मिस्टर सी को किल कर दो। अब मिस्टर बी ने क्या किया,
मिस्टर बी रिफ्यूजेस, मिस्टर बी ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, तो क्या आप ये कह दोगे कि अबेटमेंट नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया? योर आंसर इज नो। एक्सप्लेनेशन 2 को पढ़िए। अरे यार खिला, जाओ हम खिला देंगे बाद में, कुछ और खिला दो ना फिर, कोशिश करो यार, मोबाइल दिखा के खिलाओ। अब यहाँ देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर बी ने ऑफेंस किया या नहीं किया। एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। अबेटेड एक्ट क्या है? सी को किल करना। ये जरूरी नहीं है कि बी एक्ट करे या ना करे। मींस अगर बी ने रिफ्यूज भी कर दिया तभी भी माना जाएगा कि ए ने बी को इंस्टिगेट करके, हेल्प करके, कॉन्स्पिरेसी करके अबेटमेंट कर दिया। ये बहुत आता है, बहुत इससे इलस्ट्रेशंस आएंगी, ठीक है। और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड। पहला पॉइंट तो बहुत क्लियर है हमारा कि चाहे आपका अबेटेड एक्ट हुआ हो या ना हुआ हो, आपकी लाइबिलिटी फिर भी रहेगी, तभी भी माना जाएगा अबेटमेंट हो गया। दूसरा कह रहा है कि ये भी जरूरी नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने बी को अबेट किया कि जाओ और सी को किल कर दो। मिस्टर बी ने किया, मिस्टर बी गए ए के कहने पर और मिस्टर बी ने अटैक भी किया मिस सी के ऊपर। सी जो है वो ग्रीवियसली हर्ट हो गए, उनकी डेथ नहीं हुई, और ग्रीवियसली हर्ट तो हुआ इनको, इनकी डेथ नहीं हुई, ग्रीवियसली हर्ट हुआ, लेकिन वो ठीक हो गए बाद में। तो क्या मिस्टर ए पे अबेटमेंट का चार्ज लगेगा मर्डर का कि नहीं लगेगा? बताइए। लगेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो रिक्विजिट, मतलब आपकी जो डिजायर थी कि आपने किस इंटेंशन से अबिट किया, वो एक्चुअली फुलफिल हुआ या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने तो बी को कहा मार डालो, बी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अगर सी बच गया तो ऐसा नहीं है कि अब बच गया तो ग्रीवियस हर्ट के लिए आपको अबिटमेंट माना जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि एक्चुअली आपने जो किया है उसके लिए ही अबिटमेंट माना जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, ओके। तो आप इसकी इलस्ट्रेशन देखिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा पीटी मेंस एंड इंटरव्यू। एक्सप्लेनेशन 2 देखिए, ए इंस्टिगेट्स बी, क्वेश्चन यहीं से आएंगे आप, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 से ज्यादा क्वेश्चन आता है, 1 से नहीं आएगा। ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, बिल्कुल यही है, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि आप सी को मर्डर कर दो। बी रिफ्यूजेस टू डू सो, बी ने रिफ्यूज कर दिया, स्टिल ए इज गिल्टी, ठीक है, गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। अब ये मेंस में आएगा तो कैसे लिखोगे बताइए? यही सेम प्रॉब्लम आपके मेंस में आ जाएगी, कैसे सॉल्व करोगे? कौन बताएगा शॉर्ट में? थोड़ा हल्का बाय एक्सप्लेनेशन टू। बाय मतलब इसको एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कैसे? ये एलिब्रेट करते हुए लिखना होगा। आप बताओगे कि ये सेम इलस्ट्रेशन गिवन यहाँ पर नहीं, याद नहीं है तो आप बता दोगे कि, ठीक है, कि आप ऐसे एक्सप्लेनेशन 2 में अबिटमेंट है तो आपको बताना पड़ेगा कि अबिटमेंट टू कॉन्स्ट, ये ए इंस्टिगेट्स बी, आपको ये भी बताना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 107 क्लॉज 1 इट इज द मेथड, है ना, ये एक तरीका, इट इज अ काइंड ऑफ अबिटमेंट। सो इट अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ मिस्टर ए, है ना, मिस्टर ए के एक्ट से ऐसा लग रहा है क्योंकि वो बी को इंस्टिगेट कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट ए ने इंस्टिगेट किया। पहला पॉइंट, इंस्टिगेट किया मींस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 107 ये बन जाएगा अबिटमेंट। प्रॉब्लम लेकिन यहाँ पर आएगी क्योंकि अबिटेड एक्ट हुआ नहीं, तो इस प्रॉब्लम का आंसर सेक्शन 108 के एक्सप्लेनेशन 2 में दिया गया, एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 2 इट इज इमैटेरियल कि आपका अबिटेड एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो 107 के क्लॉज 1 से आप स्टार्ट करोगे और ये आपका प्रॉब्लम का ये, पहले आप जस्टिफाई करो ना कि अबिटमेंट है कि नहीं। समझ गए आप लोग? ऐसे लिखिएगा। अब आइए बी पर, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर डी, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि आप जाओ डी का मर्डर कर दो, ये भी हमने देख लिया। बी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टेप्स डी, अब ए ने क्या किया है, ए ने भाई, ए ने बी को, ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, इन्होंने बी को इंस्टिगेट किया
इसका मतलब ए ने क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू 107 क्लॉज 1 अगर इंस्टिगेशन है इसका मतलब ये अबेटमेंट हो गया। पहली बात तो क्लियर। हम यहाँ पर वो नहीं क्लियर कर रहे हैं, हम तो डाउट क्लियर कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये हुआ फर्दर एक्सप्लेन किया है कि अगर इसमें कोई और सिचुएशन आ जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो अब क्या हुआ कि ने बी को इंस्टिगेट कर दिया। बी क्या हुआ, इस इंस्टिगेशन की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ड्स को ध्यान से पढ़ा करिए। बी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन, इस इंस्टिगेशन की वजह से जो बी के माइंड में आया होगा उसकी वजह से ही इन्होंने डी के ऊपर अटैक किया, स्टेप किया। ठीक, डी रिकवर्स फ्रॉम द बाउंड। अब इन्हें अटैक तो कर दिया था लेकिन डी जो है वो रिकवर कर जाते हैं, बच जाते हैं। इसका मतलब इनको ग्रीवियसली हर्ट तो हुआ होगा बट बच जाते हैं। स्टिल ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर। ठीक, तो मतलब ए ने क्या किया, अबिटमेंट किया। क्लियर है ना? जी Yes, मैम। ma'am. इसको भी मेंस में थोड़ा हिसाब से लिखिएगा, बनाइएगा पूरा ऐसे अपना अच्छे करके। मिस्टर ए बना दिया एक तरफ, ठीक है, और थोड़ा गैप लेके बनाइएगा इस तरीके से। तो यहीं पे बना लीजिए आप इंस्टिगेशन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप एग्जाम में शॉर्ट में कतई मत लिखिएगा। इंस्टिगेशन लिखा, इसी के ऊपर लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 107 क्लॉज 1। ठीक, इंस्टिगेशन टीचर वहीं पे समझ जाएगा, इन्होंने बी को किया। ठीक, अब यहां पर आप लिख दो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इंस्टिगेशन, आप चार्ट में ही बना दो। ठीक है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब बिल्कुल लगे कि हाँ बच्चे को एकदम क्लियर है। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इंस्टिगेशन, ओके, दैट इंस्टिगेशन। अब बी स्टेप्स यहां पर लिख दीजिए, स्टेप्स मिस्टर डी। अब यहाँ पर आप आगे आगे इसको बना दीजिए, बट डी रिकवर्स, शॉर्ट में करके। तो सो फिर आप नीचे बना दीजिए अपना और लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू, फिर आप इसको एक्सप्लेन करिए। मतलब ये दिखना चाहिए कि बी ने जो किया इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन किया, सो ए विल बी, सो इट इज अकॉर्डिंग टू 101। यहाँ पर लिख दीजिए ये हो गया इनका अबेटमेंट का काम। ठीक, अब नेक्स्ट लिखिए, क्योंकि इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये रिकवर कर गए हैं, तो ये सेम प्रॉब्लम आपके सेक्शन 108 के क्लॉज 2 में दी गई है। आप इसी पॉइंट को फिर फर्दर खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर दो अपने आंसर में। चलिए, अब आइए एक्सप्लेनेशन 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इलस्ट्रेशन ए बी, मेंस पीटी इंटरव्यू दोनों के लिए, बहुत तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। एक्सप्लेनेशन 3, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ of committing an offense, or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abetter, or any guilty intention or knowledge। देखिए ये क्या कह रहा है, ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड, तो पहले तो आपने बना लिया, यहाँ पे बना लो मिस्टर ए अबेटर, ठीक है, और ये बना लीजिए मिस्टर बी अबेटेड। मतलब इनको अबेट किया गया है, मिस्टर ए ने अबेट किया मिस्टर बी को। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ कमिटिंग क्राइम। बताओ क्या कहना चाह रहे हैं, ये जरूरी नहीं है आपने जिसको अबेट किया है वो अकॉर्डिंग टू लॉ कैपेबल हो ऑफेंस करने में। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं अबेटेड पर्सन में बी अ चाइल्ड, अबेटेड पर्सन में बी lunatic, abated person may be unsound mind, और आप कह सकते हो insane। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं इट इज नॉट, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो अकॉर्डिंग टू लॉ कैपेबल नहीं है ऑफेंस करने में, तभी तो इनको कंप्लीट डिफेंस मिल रही है। ठीक है, कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, और दैट, इतनी एक पार्ट क्लियर हो गया आपका। ये जरूरी नहीं है कि अबेटेड पर्सन भी कैपेबल हो। इसका मतलब क्या, अगर अबेटेड पर्सन कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कैपेबल नहीं है, स्टिल आप अबेटर माने जाओगे। पहला पार्ट ये कह रहा है इसका। दूसरा कह रहा है और दैट he should have the same guilty intention or knowledge as that of the abater or any guilty intention or knowledge। ये भी जरूरी नहीं है कि जो इंटेंशन आपकी हो अबेटर की हो वो सेम इंटेंशन बी की हो, ये भी जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन 3 ये कह रहा है ये भी जरूरी नहीं है। अब इसको देखो, इलस्ट्रेशन आप देखो, आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। इसकी इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। पहला ये, आपने चाहे बच्चे को अबेट कर दिया, चाहे पागल को अबेट किया और वो जाके कराया,
आपकी लाइबिलिटी सेम होगी। अब क्योंकि वो पागल था, ए ने अबेट किया बी को कि जाओ सी को ये पॉइजन वाला फूड दे दो, अब वो तो पागल है ना, उसने दे दिया डी को। तो आपकी इंटेंशन देखो क्या थी मिस्ट। अब ये सेकंड पार्ट है, इट इज नॉट एसेंशियल दैट अबेटेड पर्सन शुड शेयर द सेम इंटेंशन और नॉलेज। अब ए की इंटेंशन थी सी को मारने की, और बी की इंटेंशन बी का काम क्या, बी का सेम इंटेंशन नहीं है, क्योंकि बी तो बेचारा ल्यूनेटिक है और हो सकता है अच्छा वाला सही भी हो, उसने जाके दे दिया डी को। ये इमैटीरियल है। आपकी लाइबिलिटी बराबर होगी, आपकी लाइबिलिटी बराबर होगी, चाहे अबेटेड पर्सन पागल हो, इंसेन हो, बच्चा हो, वो कानून की नजर में छूट जाए, आप नहीं छूटोगे कि मेन ऑफेंडर ही छूट गया तो मैं भी छूट जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो इनकेपेबल हो सकता है बट जरूरी नहीं है सारे इनकेपेबल हो। दूसरा ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि अबेटेड पर्सन की इंटेंशन और आपकी इंटेंशन सेम हो, आपने क्या किया आपको आपके काम की सजा मिलेगी। इसके इलस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए ए विद अ गिल्टी इंटेंशन, ये मिस्टर ए है, ये गिल्टी विद गिल्टी इंटेंशन अबेट्स अ चाइल्ड, ये कोई सी है जो कि चाइल्ड है, ये इसको अबेट करते हैं, अबेट्स अ चाइल्ड और अ ल्यूनेटिक, ये चाहे चाइल्ड हो या फिर ल्यूनेटिक हो, टू कमिट एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, कोई ऐसा एक्ट करने के लिए कहते हैं जो ऑफेंस होता, क्योंकि ये चाइल्ड या ल्यूनेटिक है तो नहीं होगा। इफ कमिटेड बाय पर्सन, committed by a person capable by law of committing an offense and having the same intention as A. Here A, whether the act be committed or not, is guilty of abetting an offense. क्या कह रहा है ये? A ने अबेट किया C को, चाइल्ड ल्यूनेटिक, अगर ये नॉर्मल होता, ये चाइल्ड ना होकर कोई मिस्टर बी होते, तो बताइए अगर उन्हें चाहे ऑफेंस कर भी दिया होता, बताइए अगर कर दिया होता तो भी लाइबिलिटी इनकी ए की अबेटर की तरह होती कि नहीं होती? Yes, ma'am. तो चाहे ये बच्चा है कर दिया तो भी होगी। अब बताइए बी ने रिफ्यूज कर दिया होता तो भी आपकी लाइबिलिटी होती अबेटर? Yes, ma'am. जी मैम। सेम ये कह रहा है, अगर उस व्यक्ति ने जो कैपेबल था कर दिया होता तो लाइबिलिटी होती, मना कर दिया होता तो लाइबिलिटी होगी। बिल्कुल वैसे ही अबेटेड पर्सन चाहे चाइल्ड हो ल्यूनेटिक हो, कहने का मतलब है अगर वो इनकैपेबल है लॉ में तो आप उसने चाहे ऑफेंस किया या नहीं किया, कैसे किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लाइबिलिटी बनी रहेगी। क्लियर है? नहीं तो सब पागलों से ढूंढ ढूंढ के काम करवाएंगे, बच्चों से ढूंढ ढूंढ के काम करवाएंगे अगर हमने ये वाला एक्सप्लेनेशन नहीं बनाया। ओके, अब आइए, ये भी को बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाते जाइएगा जो जो इलस्ट्रेशन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पीटी मेंस इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती हैं और आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। अब आइए बी पर, ए विद इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड, क्या है, ये मिस्टर ए है, ये विद इंटेंशन, क्या इंटेंशन है इनकी कि ये जेड को मर्डर करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन है मिस्टर जेड को मर्डर करने की, ये इनका टारगेट है, ठीक। इंस्टिगेट्स बी, ये कोई बी है, इसको इंस्टिगेट करते हैं अ चाइल्ड, जो कि एक चाइल्ड है, और साफ साफ लिख दिया इन्होंने अंडर 7 years ऑफ एज। इट मीन्स अगर ये आपके मेंस में आता है तो वो चाहते हैं कि आप सेक्शन 82 पर मेंस में डिस्कशन करिए। 7 years ऑफ एज टू डू एन एक्ट विच कॉजेज जेड्स डेथ, ये बी को इंस्टिगेट कर रहा है, ठीक है, कि बी ऐसा कोई काम करे, प्रोवोक कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, परसुएट कर रहा है कि वो कोई ऐसा एक्ट कर दे जेड की तरफ जिससे जेड की डेथ हो जाए, ठीक है। अब देखिए बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबेटमेंट, और ये जो बच्चा है ना 7 साल से कम का, उसने इस इन कॉन्सिक्वेंस, ये बड़ा जरूरी है मेंस में हिट आपको लिखना, दैट एक्ट मस्ट बी इन कॉन्सिक्वेंस, एक्ट मस्ट बी इन कॉन्सिक्वेंस, आपके इलस्ट्रेशन में सब कुछ लिखा होता है, आपको बस कीवर्ड्स देखने होते हैं। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबेटमेंट डज एन एक्ट इन एब्सेंस ऑफ ए। अब ये जो बच्चा है ना, ए की गैर उपस्थिति में, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ए की एब्सेंस, ओके, ए की एब्सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एब्सेंस होने से, ठीक, एब्सेंस होने से और प्रेजेंट होने से चार्ज बदल जाते हैं। कोई है जो बता पाएगा? 114। कब लगता है? जब प्रेजेंट जब हो, हाँ प्रेजेंट हो। और जब एब्सेंट होता है तो 109। इसलिए ये भी आपको में इसमें ध्यान रखना है कि क्या पूछना चाह रहा है इंटरव्यू में, ध्यान रखना है क्या पूछना चाह रहा है टीचर, ठीक। तो इन
तो बी कोई काम करता है जेड की डेथ करने के लिए जो उसको कहा गया था, ऐसा काम वो इनकी एब्सेंस में करता है, एंड देयर बाय कॉजेज जेड्स डेथ, और एक्चुअली इसकी वजह से जेड की डेथ हो भी जाती है। रिजल्ट भी क्या निकल के आता है, ठीक है, डेथ हो जाती है। हियर दो बी नॉट कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, आप सबको पता है वी विल गेट डिफेंस अंडर सेक्शन 82, कंप्लीट डिफेंस इसको मिल जाएगा, और बच्चा तो बेचारा छूट जाएगा क्योंकि 82 में डोलेन कैपेक्स कंप्लीट डिफेंस उसको मिल जाएगा। A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable by law of committing an offense. A बिल्कुल वैसे ही liable होगा जैसे कि अगर ये B बच्चा ना होकर कोई और होता, अगर कोई चाइल्ड ना होकर अगर मेजर होता तो लाइबिलिटी उसकी होती, तो A ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि ये किसी बच्चे ने नहीं किया, ठीक। As if B had been capable by law of committing an offense and had committed murder, and he is thereby subject to punishment of death. अब देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि इसकी एब्सेंस में हुआ है तो ये 109 का मैटर है, जहां पर कि एबिटर एब्सेंट होता है जब ऑफेंस हुआ होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए की लाइबिलिटी क्या होगी बताइए, 302 की होगी ना। अबेटर की लाइबिलिटी सेम होती है जैसे कि उसने वो ऑफेंस खुद किया है, क्या लिखा है, एंड ही इज देयरफॉर सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना है मेंस में, मैं अभी आपको इसी टाइम बता दे रही हूँ, जितने भी अबेटमेंट के इस तरीके के मैटर आएंगे, सबसे पहले आप देख लो आपको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप हमेशा देखो कि जो भी एक्ट अबेट किया गया, वेदर दैट अबेटेड एक्ट, पहला क्या होगा, या तो वो कमिट होगा, ये इस पॉइंट से नहीं अलग से बता रही हूँ, या तो कमिट होगा या तो नहीं होगा, है ना, या तो कमिट हो जाएगा ऑफेंस या तो नहीं होगा, तो वो मना कर देगा। अगर कमिट हुआ होगा तो दो सिचुएशन होंगी, या तो अबेटर प्रेजेंट होगा उसी जगह पर, या तो अबेटर एब्सेंट होगा, यही चीजें तो होंगी। आपको क्या देखना है, अगर अबेटेड ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, सॉरी अगर अबेटेड एक्ट नहीं हुआ मतलब सामने वाले ने रिफ्यूज कर दिया, तब इसमें दो सिचुएशन बन के आएंगी, क्या बन के आएंगी, या तो 115 की या तो 116 की, यही है ना सेक्शन आपका बेयर एक्ट। या अगर अबेटेड एक्ट हुआ नहीं रहता है तो या तो वो मैटर 115 का होता है या तो फिर वो मैटर 116 का होता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के, बता रहे हैं आपको यहीं पे अभी। अब दूसरा आपको क्या देखना है, अगर हुआ है तो दो सिचुएशन होंगी, या तो जिसने अबेट किया था वो जगह पे मौजूद होगा खुद भी, अगर वो मौजूद है तो सेक्शन 114 का मैटर हो जाएगा, और अगर वो एब्सेंट है तो वो सेक्शन 109 का मैटर हो जाएगा। पहले तो ये चार सेक्शन आपको ऐसे समझ लेना, पहले बताओ सबको समझ आ गया, इतनी बात मैम। सबको आ गया, इसको ध्यान से अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, बहुत काम आएगा। मैम रिपीट कर दीजिए। देखो रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई भी अबेटेड एक्ट है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा या तो वो अबेटेड एक्ट कमिट हो जाएगा या तो वो कमिट नहीं होगा, दो सिचुएशन ही तो होती हैं, है ना। ये ए थे ये बी थे, बी को अबेट किया, या तो बी इसको करेंगे या तो नहीं करेंगे। अगर बी ने कमिट किया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, या तो जिस समय बी ने अबेटेड एक्ट को किया है ए उस जगह प्रेजेंट होगा खुद, या तो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर अबेटेड एक्ट हुआ है और वो प्रेजेंट है, अबेटेड एक्ट हुआ है और जो अबेटर है वो प्रेजेंट है, तो वो सेक्शन 114 का मैटर होगा। अगर अबेटर एब्सेंट है तो वो 109 का मैटर होगा। पहले तो आप अपनी कॉपी में इसको बना लीजिए, ये बड़ी मदद करेगा आपको आगे तक। दूसरा मैंने बताया, या तो ये होगा कि भैया बी को अबेट किया और बी ने रिफ्यूज कर दिया, अगर बी ने वो एक्ट नहीं किया है तो वो या तो सेक्शन 115 का मैटर होगा या तो वो सेक्शन 116 का मैटर। क्लियर है, यही सिचुएशन होंगी अबेटमेंट में, इसके अलावा तो कुछ नहीं। मैम इसके पहले क्या बताएं, वॉइस चली गई थी 115 वाला मैम जो बता रही थी। 150 मैंने ये बताया, या तो अबेटेड जो पर्सन है वो रिफ्यूज कर देगा अबेटेड एक्ट करने से, अगर उसने रिफ्यूज किया है तो दो सिचुएशन होंगी, अगर उसने रिफ्यूज किया है तो दो सिचुएशन होगी, एक या तो 115 की होगी
या तो 116 की होगी। ठीक है, समझ गए सारे लोग? ये अभी बनवा दिया, आगे काम आएगा बहुत। मैम हटा दूं ये मैं इसको? जब ये अब्सेंट है दुष्प्रेरक अबेटर, तब सेक्शन 109 कैसे है? अभी पढ़ेंगे ना आगे। हमें तो लगा आपको पता है, अभी आपने बताया, मैंने पूछा एक क्वेश्चन तो आपने बताया। हाँ मैम, लाइबिलिटी प्रेजेंट वाला था। प्रेजेंट वाला तो कोई बात नहीं, अभी आ रहे हैं ना, हम बता रहे हैं 109 पे, इसी इलस्ट्रेशन में बता रहे हैं ना, जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है आपके बेयर एक्ट में 108 एक्सप्लेनेशन 3 का इलस्ट्रेशन बी। इसमें क्या होता है, मिस्टर ए एब्सेंट होते हैं ना जिस जगह पे क्राइम होता है। ठीक, अब देखो क्या है सेक्शन 109, इसके नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे। सेक्शन 109 बात करता है कि कोई भी अबेटर ने एक्ट तो अबेट किया, लेकिन एक्चुअली अबेटर उस जगह पर एब्सेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चार्ज फ्रेम करने में फर्क पड़ता है। ध्यान से सुनिए, अगर अबेटर एब्सेंट है तो चार्ज जो फ्रेम होंगे वो किस में होगा, चार्ज फ्रेम होता है सेक्शन 109 में। आपको जजमेंट राइटिंग में हेल्प करेगा ये सब। चार्ज फ्रेम होता है 109 में, और जो एक्ट हुआ है पनिशमेंट हम बोरो करते हैं फ्रॉम द मेन सेक्शन। पनिशमेंट कहां से फ्रेम, पनिशमेंट कहां से उठाएंगे, मेन सेक्शन। कौन सा मेन सेक्शन, मेन ऑफेंस, जो ऑफेंस हुआ होगा। अब आप देखो इलस्ट्रेशन को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, हैड कमिटेड द मर्डर and he is therefore subject to the punishment of the death, subject to the punishment। ऑफेंस तो इसने अबेटमेंट का किया, 107 में डिफाइन है केवल, 108 में अबेटर को बताया है कौन होगा। अगर आपने अबेटमेंट कर लिया है तो मैंने बताया दो सिचुएशन होगी, या तो हो जाएगा या तो नहीं होगा। अब इसमें अबेटेड एक्ट हो गया था इस इलस्ट्रेशन में, बताइए उस बच्चे ने जेड को वो एक्ट करके डेथ कर दिया था ना, ठीक। तो मैंने आपको बताया कमिटेड एक्ट में दो ही सिचुएशन होंगी, ये सिचुएशन 109 की है, क्योंकि इसमें एब्सेंट है अबेटर, एब्सेंट है अबेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, अबेटर की लाइबिलिटी होगी लेकिन सेक्शन 109 में होगी। और मतलब 109 लगाने का मतलब है इसने, मिस्टर ए ने अबेटमेंट का काम किया है। अब पनिशमेंट इसको क्या हम देंगे, पनिशमेंट साफ साफ लिखा है सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ। जो भी मेन पनिशमेंट है। अब 302 में आप देखो, इसने ऑफेंस तो 302 का ही किया है ना, तो 302 में जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट हम वहां से बोरो करते हैं। क्लियर हुआ आप लोग को? यस मैम, जो एक्चुअल ऑफेंस है उसका पनिशमेंट, एक्चुअल जो ऑफेंस हुआ होगा पनिशमेंट उसका लगेगा। हम 309 में चार्ज लगाएंगे एंड पनिशमेंट विल बी बोरोड फ्रॉम द मेन सेक्शन जिसका ऑफेंस किया है, क्योंकि 109 तो बस अबेटमेंट बता रहा है ना, और अबेटमेंट आपने जिसका किया होगा, चाहे आपने जिसका भी किया है, 319 किया, जो भी किया है, जिसका जो भी आपने किया है, वो 323 किया है, जो भी मैम आपने तो किया है। यहाँ पे जो मेन ऑफेंस है हम्म उसकी जो लाइबिलिटी है वो अबेटर पे इम्पोज करने के लिए 109 लगाते हैं ना, तो मैम उसके प्रेजेंट या एब्सेंट का कोई फर्क कैसे पड़ेगा फिर? बता रहे हैं हम तो उसे आप लाइबल बनाने के लिए लगा रहे हैं आप ना आगे सेक्शन। यहाँ पे पढ़ो तो 109, अभी तो पढ़ा ही नहीं। मैं तो इस इलस्ट्रेशन में मैंने हाथों हाथ बता दिया, अभी तो हमें पढ़ना ही है 109 ना। अभी जी एक एक करके समझो, 109 भी पढ़ेंगे, 14 भी पढ़ेंगे, दोनों में मैं डिफरेंस भी लिखवाऊंगी आप लोग को, ठीक है। एक एक करके पढ़ो, क्योंकि अभी मैं इस पॉइंट बता दूंगी, अभी तो मैंने 109 पढ़ाया ही नहीं आपको, ठीक है। एक एक करके पढ़िए, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा सारा डाउट। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? आप यहाँ पर एब्सेंट था, आपने ये तो मैंने एडिशनल बताया है, इसकी नीड ही नहीं थी यहाँ पर, ये मैंने एडिशनल इसलिए बताया है क्योंकि मेंस में अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा था, एक्चुअली तो ये इलस्ट्रेशन है एक्सप्लेनेशन 3 का, मैंने तो 109 आपको एडिशनल बताया, क्यों, क्योंकि मेंस में ये क्या हुआ, क्योंकि मेंस में अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ये तो बस ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर अबेटेड पर्सन चाइल्ड है, इस इलस्ट्रेशन को यहाँ पर बताने का मतलब केवल इतना है कि ये चाइल्ड है, फिर भी मिस्टर ए की लाइबिलिटी बराबर होगी, बस। अब आइए, नीचे के दो इलस्ट्रेशन भी ऐसे ही हैं, पढ़े आप लोग, पढ़ लोगे, बताइए करवाऊं मैं? पढ़ लेंगे मैम। बिल्कुल सेम है, जैसे आपने ऊपर किया है ना, सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन 4 पर। ये क्या कह रहा है,
दोनों पढ़ लीजिएगा, लेकिन प्लीज इलस्ट्रेशन एकदम सेम टू सेम है, कुछ ज्यादा खास कुछ फर्क नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला इलस्ट्रेशन करवा दिया आपको ए बी। Explanation 4. The abatement of an offense being an offense, the abatement of such an abatement is also an offense. देखो कितनी बार abatement क्या है, देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत आसानी से समझ लें, समझ आ गया जो ये कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं abatement अपने आप में ऑफेंस है, पता है ना, इसको हमने अटेम्प्ट में देखा था। तो अबेटमेंट क्योंकि अपने आप में एक ऑफेंस है, इसलिए इसका अटेम्प्ट तो पनिशेबल होता है। ये कह रहे हैं अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस का अबेटमेंट करना अपने आप में ऑफेंस है, इसलिए इस अबेटमेंट का अगर कोई अबेटमेंट करता है, अगर इस अबेटमेंट का कोई अबेटमेंट करता है तो ये अबेटमेंट भी अपने आप में ऑफेंस है। समझ आया कि अभी भी नहीं आया? नो आ गया मैम। मैम। नहीं आया, बता रही हूँ। देखिए जैसे मिस्टर ए ने बी को इंस्टिगेट किया, बिल्कुल ब्रूट से समझ लेते हैं। मिस्टर ए ने इंस्टिगेट किया, इंस्टिगेशन बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी, मिस्टर बी को इंस्टिगेट किया, ठीक, कि जाओ मिस्टर ई को किल करना है तुम्हें। क्लियर है? अब ए ने बी को इंस्टिगेट किया तो मतलब ए ने क्या किया, अबेटमेंट किया, ठीक। जी मैम। अब मिस्टर ए ने अबेटमेंट किया, अब मिस्टर बी को अबेट किया। मिस्टर बी ने पता है क्या किया, मिस्टर बी ने सी को कहा, सी ने डी को कहा कि जाओ इनको किल कर दो, और एक्चुअली डी ने किल किया। अब देखो बी ने क्या किया है, अबेटमेंट को ही तो अबेट किया है, बताइए क्यों? जी मैम। ये जो अबेटमेंट आया था, बी ने, ये जो अबेटमेंट था, इस अबेटमेंट को इन्होंने सी को अबेट किया, और सी ने अबेटमेंट को ही फिर डी को अबेट किया। तो क्या कह रहा है, क्योंकि अबेटमेंट खुद में एक ऑफेंस है ना, तो आप किसी भी ऑफेंस को अबेट करोगे तो अबेटमेंट का चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले बताओ, खुद में ऑफेंस है ना। तो मिस्टर बी ने भी एक ऑफेंस को अबेट किया, मिस्टर सी ने भी एक ऑफेंस को अबेट किया, मिस्टर डी ने भी। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, बस ये है अबेटमेंट का अबेटमेंट, चाहे कितने भी लोगों ने किया हो, अबेटमेंट का अबेटमेंट ये ऐसे चल रहा है, अबेटमेंट का अबेटमेंट, चेन ऑफ हाँ, अबेटमेंट, चेन ऑफ, हाँ कह सकते हो चेन ऑफ अबेटमेंट, है ना। तो अबेटमेंट का अबेटमेंट भी अबेटमेंट है। द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। समझ में आया? तो मतलब ये नहीं कह सकते कि भैया मैंने थोड़ी ना कुछ किया, मैं मुझसे इन्होंने कहा फिर मैंने इनको कह दिया, तो मैंने कुछ नहीं किया, एक्चुअली तो इन्होंने कहा था, ऐसा नहीं है, आपने भी वही किया है, ठीक है। तो अबेटमेंट का अबेटमेंट भी ऑफेंस है, मतलब सबकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, सबकी लायबिलिटी अबेटमेंट की। अब क्लियर हुआ? जी मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, ये भी खूब आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीटी, मोस्ट, अबेटमेंट का अबेटमेंट को पूछते हैं इंटरव्यू में भी और पीटी में भी, तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। अब देखो इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ए इंस्टिगेट्स, एक सेकेंड होल्ड करिएगा, हाँ एक सेकेंड। अच्छा ये बताइए, जूरिस की बुक मार्केट में चलेगी ना, पतली सी, केवल पीटी फोकस? हाँ मैम। यस प्रॉब्लम है मैम। ना? यस मैम, मटेरियल बहुत कम है जी मटेरियल बहुत कम है ना, बहुत मतलब प्रॉपर बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, और मेंस में आता नहीं है तो कोई क्यों ही पढ़ेगा, मतलब अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, जब हाँ। हमारे वो पीटी में ही काम आता है केवल। तो इसको आप मुझे इंग्लिश में लिख रहे हो? हाँ इंग्लिश में ही करूंगी, हिंदी में तो नहीं कर पाऊंगी। अब मेरे पास, आज सुनिए सुनिए, हिंदी वाले जितने भी स्टूडेंट है ना, प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए, उन्होंने मुझे मैसेज वो सेंड कर दिए हैं सारे, जितने भी जूरिस के क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, अदिति ने मुझे शेयर कर दिए हैं, हिंदी वाले मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं सबको शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। ग्रुप में नहीं करेंगे अननेसेसरीली, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना
जो कोर्स अभी नहीं कर रहे हैं तो अननेसेसरीली नहीं, कभी आए थे तो अभी ओके उसमें मैम, है ग्रुप में, मैसेज तो कर आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए पर्सनली, मैं सबको पर्सनली शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके ओके। मैम हाँ। इंग्लिश में भी। इंग्लिश में कुछ दिन रुक जाओ, 10 दिन, तब तक और कुछ पढ़ लो, 10-12 दिन रुक जाइए बस, ज्यादा नहीं, रुक ओके जाएंगे ना, 10-12 दिन रुकिए, तब तक और कुछ पढ़िए। मुश्किल से वो एक हफ्ते आप पढ़ लोगे, मुश्किल से एक हफ्ता, और आपको 3 रीडिंग चाहिए होगी जूरिस की, जो भी मतलब है, आप उसको 2-3 रीडिंग करो, क्वेश्चन आपके गारंटीड वहीं से आएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैम बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। बोरिंग नहीं है, बहुत अच्छा है। जब आपका पीटी होगा ना यूपी का, तो केवल हम 3 से 4 क्लास लेंगे बस, 3 से 4 पीटी से पहले, तो बस वो किताब के अलावा 3 से 4 क्लास लेंगे, जैसे स्कूल्स पढ़ा देना, स्कूल्स की अगर आपको अप्रोच पता है, कौन से स्कूल का क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्ट था, तो भी आप क्वेश्चन बड़े सारे टिक कर लोगे, उनके जूरिस्ट, उनके बारे में एक मतलब ब्रॉड एक अंडरस्टैंडिंग, तो 3-4 दिन जूरिस हो जाएगा बस आराम से, 2-3 दिन, तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत अच्छा है जूरिस प्रूडेंस। चलिए इलस्ट्रेशन पे आइए, एक्सप्लेनेशन 4 के, ये क्या कह रहा है, ए इंस्टिगेट बी, ए क्या करता है, ए इंस्टिगेट करता है बी को, ठीक है, ए इंस्टिगेट्स बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी, इलस्ट्रेशन ऐसे ही लिखा है आप लोग के बैराक में, यस मैम। जी मैम। ठीक है ठीक है, बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी, अब बी सी को इंस्टिगेट करता है to murder Z, C commits that offense in consequence of B's instigation. B is liable to be punished for this offense of his offense with the punishment for murder, and as A instigated B to commit the offense is also liable to the same punishment. बताओ कोई प्रॉब्लम है? मतलब A ने भी वही किया और B ने भी वही किया, दोनों ने सेम ही काम किए हैं, क्या एक्चुअली Z के मर्डर को अबेट किया है, तो आपने 302 के ऑफेंस को अबेट किया दोनों लोगों ने, तो आपकी लाइबिलिटी, देखो अबेटमेंट में लाइबिलिटी पता है क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना, अबेटमेंट में अबेटर को पनिशमेंट वही मिलता है जो एक्चुअल ऑफेंस, उसका इंटेंशन, जो भी ऑफेंस उसने अबेट किया है। अब यहाँ पर 302 का अबेट किया है, तो ए अबेटर तो है ही है, अब या तो वो 109 का चार्ज फ्रेम होगा या तो वो 114 का फ्रेम होगा, ठीक है। अब 109 का फ्रेम हुआ तो भी तो पनिशमेंट 302 से ही ड्रॉ किया जाएगा, बोरो किया जाएगा, और 114 का है तो भी पनिशमेंट 302 का ही बोरो किया जाएगा। यहाँ पर ए और बी दोनों का पनिशमेंट सेम होगा, क्योंकि दोनों ने सेम ही ऑफेंस किया है, एक ने अबेटमेंट किया, एक ने अबेटमेंट का अबेटमेंट किया, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आइए एक्सप्लेनेशन 5, इट इज नॉट, ये जो मैं आपको साथ साथ पनिशमेंट बता देती हूँ इसलिए बता रही हूँ, कल को कहीं जजमेंट राइटिंग वगैरह आ गया या मेंस में ही आंसर लिख रहे हो, बच्चे नहीं लिखते, उसे क्या जरूरत पड़ी है, बस बता दो इसने अबेटमेंट किया, नहीं अगर आप बता दो अबेटमेंट किया, चार्ज इस हेलो सेक्शन में लगे, हाँ जी मैम, वो आपका साउंड चला गया था अभी। साउंड चला गया था, ओके, तो मैंने जो बना के जी मैम, मिटाया है पॉज वो हो रहे हैं आप बीच बीच में थोड़ा सा। मैम वो तो देख लिया, लेकिन फिर भी आपकी आवाज चली जाती है बीच बीच में। वो लाइट गई है ना, तो जब गई है और फिर एक सेकंड का वो होता है ना थोड़ा सा ब्रेक, उसी वजह से हुआ होगा। मैंने बस इतना बताया कि चार्ज या तो 109 का होगा या तो 114 में आप फ्रेम करोगे, और जो पनिशमेंट बोरो करोगे वो देख लो कि कौन सा ऑफेंस हुआ है। अब आप प्रैक्टिकली देखिएगा, जब जैसे जजमेंट राइटिंग वगैरह आ जाए, आपको चार्ज फ्रेम करना है देख लीजिएगा, या मेंस लिखते टाइम भी बच्चे ये सब काम नहीं करते हैं, सो उनको या तो बताया नहीं, जब बताओगे नहीं तो बच्चा कैसे समझेगा, उनको बताया ही नहीं गया है कि आप मेंस में ये भी कर सकते हो, तो आप मेंस में जब कर रहे हो तो साफ साफ बता दो कि भाई ये, आप जैसे ही देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इन्होंने लिख दिया बस कि बी इज लाइबल, अब बी ने ऑफेंस कर दिया, तो आप देख लो कि बी ने ऑफेंस किया, ए और बी ने दोनों ने सेम ऑफेंस किया है, तो अबेटमेंट के साथ इनको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 302 में मिलेगा, बस ये आप मेंस में लिख दो तो और बढ़िया हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन 5 पर आइए, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस of abatement by conspiracy that the abater should concern the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy
in pursuance of which the offense is committed. ये कहीं मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ, ये क्या पता है क्या कह रहा है? मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बताया था जनरल स्लीपर सेल वाला। जनरल कॉन्स्पिरेसी बताई थी ना, बस ये यही कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर देखिए अबेटमेंट का आपको पढ़ाए गए 3 तरीके ना, अगर कोई अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है, अबेटमेंट बाय, क्या हुआ, दूध भी नहीं पिया, पता नहीं, अबेटमेंट बाय देखो, पिला के देखो ना, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है तो मैंने आपको बताया कॉन्स्पिरेसी में या तो जनरल कॉन्स्पिरेसी होगी या तो फिर पर्टिकुलर होगी। जनरल कॉन्स्पिरेसी में क्या, ये बस ये कह रहे हैं कि ये बड़े सारे लोग हैं, जरूरी नहीं है सब एक दूसरे को जानते हो, बस केवल इतनी बात कर रहे हैं। ये ध्यान से देखो, ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट अबेटर शुड कंसर्न द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। इन्होंने अब कॉन्स्पिरेसी की, इसमें बड़े सारे लोग इन्वॉल्व हैं और अल्टीमेटली ये मिस्टर जेड ने ऑफेंस किया, इसके बीच में 25 लोग 24 लोग और इन्वॉल्व थे, और ये मिस्टर ए इसमें से नंबर 20 को जानते थे, 22 को जानते थे, 25 को जानते थे या नहीं, इन लास्ट जिसने ऑफेंस किया उसको जानते थे या नहीं जानते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस मान लिया जाएगा कि अबेटमेंट हो गया है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ जनरल कॉन्स्पिरेसी में। तो ये जब जनरल कॉन्स्पिरेसी लिख के आप लिख रहे हो कभी, ठीक है, तो आप वहां पर सेक्शन 108 का ये वाला एक्सप्लेनेशन 5 भी मेंशन कर सकते हो। आप लिख लो, जहां भी जनरल कॉन्स्पिरेसी आपने लिखी थी आप उसको लिख सकते हो, इसका इलस्ट्रेशन सेम वैसे ही। समझ आ गया सब लोगों को? आ गया होगा, पहले आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, पहले ये बताइए। नो मैम। तो अबेटमेंट समझ आ गया सबको, अबेटर समझ आ गया, अबेटमेंट समझ लिया 3 तक। जब भी कभी अबेटमेंट का क्वेश्चन आए आप लोग प्लीज देखिएगा कि अबेटमेंट इसमें ना किस तरीके से अबेटमेंट हो रहा है, ये आपके आंसर को अलग बनाएगा, इंस्टिगेशन से हो रहा है कि कॉन्स्पिरेसी से हो रहा है कि एड से हो रहा है। आप सीधे मत लिख के आना अबेटमेंट, आप देखो किससे हो रहा है, थोड़ा माइन्यूट जाओ और देखो कि किस क्लॉज में फॉल कर रहा है 107 के। अगर एड पे है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखो, अगर कॉन्स्पिरेसी पे है तो फर्दर एक्ट भी लिखो, तो आप अपने आंसर को ऐसे और ब्यूटीफुल बना सकते हो, अट्रैक्टिव बनाओगे। और यही चीजें होती हैं जो आपके मेंस को अलग करती हैं, जो भी स्पेशल चीज लिखते हो आपके आंसर में अलग से दिखनी भी चाहिए। तो आपका ये हो गया सारे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 5 भी काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा पीटी मेंस इंटरव्यू। अब 108 कुछ खास मतलब नहीं है इसका, ठीक है, तो बहुत कोई मतलब नहीं है, बस ये कह रहा है अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। इलस्ट्रेशन ऐसा पुराना है कि पूछिए मत। ये कह रहा है अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड हु इन इंडिया abates the commission of any act without and beyond India which would constitute an offense if committed in India। ये कह रहा है, जैसे फॉर इसका एग्जांपल देख लीजिए, ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी, ए भारत में रहते हुए बी को इंस्टिगेट करता है जो कि फॉरेनर है। जब ये तब की बात है जब गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, ऐसा माना जाएगा कि उसने मर्डर का अबेटमेंट किया है। बस किताबी है, कहीं नहीं पूछा जाता, कोई इसका मतलब भी नहीं है। मम्मी ये ऐड कौन से सन से हुई है? अब इसको देख लो आप, ब्याराक में आपके मेंशन होगा, मेरे में तो नहीं लिखा है, बहुत पुराना है, पता नहीं कब। मेंशन नहीं है मैम। यूनिवर्सल का होगा तो लिखा होगा, कहीं पूछा भी नहीं जाता है, देखना है। मेरे ब्याराक में नहीं है, यूनिवर्सल वगैरह में हो सकता है, सीएलए वगैरह में दी होगी डेट, अगर किसी के पास हो तो देख लो आप, पूछते नहीं है। 1898 है मैम। हाँ कितना है? 1898। 1898। ओके 1898, चलिए ठीक है। अब आइए 109, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको ये भी बड़ा जरूरी होता है क्या पढ़ना क्या छोड़ना, हर चीज नहीं पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट है बस उतना पढ़िए, बाकी कोई मतलब नहीं। अब आइए सेक्शन 109 मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट के लिए क्या पनिशमेंट होगा? अबेटमेंट तो हो गया 107 में, अबेटर हो गया 108 में, लेकिन अगर अबेटमेंट हुआ तो क्या पनिशमेंट है? इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस, मैंने आपको बताया अगर कोई भी एक्ट कमिट हुआ इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट
तो दो सिचुएशन होगी, या तो 109 की, तो पहले यही है punishment of abatement if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. 109 देखो तभी लगेगा जब उस ऑफेंस के अबिटमेंट के लिए स्पेसिफिकली आईपीसी में कोई और सेक्शन नहीं हो। जैसे मान लो कोई सेक्शन है उसका अबिटमेंट साथ में दिया है, तो आप 109 मत लगाइए। आप केवल वही प्रोविजन लगाइए जो उसमें लिखा हुआ है। 109 तब लगाएंगे जब स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। देखिए, whoever abates any offense shall if the act abated is committed in consequence of abatement and no express provision is made by this code for the abatement of such abatement be punished with the punishment provided for the offense. आगे देखिए explanation. An act or offense is said to be committed in consequence of abatement when it committed in consequence of instigation, in pursuance of conspiracy or with the aid which constitutes the abatement. क्या कह रहा है 109? बहुत सिंपल कि एक सबसे पहले 109 के लिए क्या होना चाहिए? अबेटमेंट होना चाहिए सबसे पहले, ठीक, कोई एक्ट होना चाहिए। अबेटमेंट है मतलब ऑब्वियसली कोई एक्ट होना चाहिए, अबेटेड एक्ट हो। अब ये कह रहा है whoever abates any offense shall if abated। अब ये अगर एक्ट कमिट हो गया, जो भी अबेटेड एक्ट है, अगर वो कमिट हो गया इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबेटमेंट, आपने अबेटमेंट किया किसी एक्ट का और एक्चुअली वो एक्ट हो भी गया कमिट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट, तो जो अबेटर होगा ना उसकी लाइबिलिटी सेम होगी, बी पनिश्ड विद द punishment provided for that offense। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? देखो बहुत आसानी से समझा पहले, इसीलिए मैंने और पहले के सेक्शन में इसको क्लियर किया था। ए अबेटर है, ए ने बी को अबेट किया, अबेटेड एक्ट था किल करना मिस्टर जेड को। अगर मिस्टर बी जो कि अबेटेड पर्सन है, अगर मिस्टर बी ने इस अबेटेड एक्ट को कमिट कर दिया तो एक ही लाइबिलिटी क्या होगी? सेम उनको पनिशमेंट मिलेगा जो कि उस ऑफेंस के लिए दिया गया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? No, ma'am. हम क्यों कहते हैं 109 में एब्सेंट? यहाँ पर कहीं नहीं लिखा एब्सेंट, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद सेक्शन 114 है जो कहता है कि अगर अबेटर प्रेजेंट है, इसका मतलब अगर अबेटर प्रेजेंट नहीं है और अगर अबेटर प्रेजेंट नहीं है और ऑफेंस हो गया तो फिर 109 लगेगा। तो ये 109 हो गया कि अगर अबेटमेंट है, अबेटेड एक्ट कमिट हो गया, तो 109 कहता है कि पनिशमेंट अबेटमेंट का वही होगा जो कि ऑफेंस हुआ है। तो यहाँ 302 का अगर हुआ है तो 302 की लाइबिलिटी होगी मिस्टर ए की, और ठीक मिस्टर ए की भी, और जिसने किया है तो वो तो मेन हो ही जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन पे बता दिया, एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस। हम कब कहेंगे कि कोई भी एक्ट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट हुआ है? हम तब कहेंगे जब मिस्टर बी ने, जैसे मिस्टर ए ने इनको अबेट किया और मिस्टर जेड ने मार दिया। मिस्टर बी ने अगर ये एक्ट इंस्टिगेशन में, या तो इंस्टिगेशन के परसुएंस में, या कॉन्स्पिरेसी में, या फिर एड के परसुएंस में किया, तभी तो आप मानोगे ये अबेटेड एक्ट है ना? 107 का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं मेंस में ध्यान रखने वाली। हर इलस्ट्रेशन, हर एक प्रोविजन आपको हिंट कर रहा है, ये साफ साफ कह रहा है कि वो एक्ट अबेटेड एक्ट तभी माना जाएगा जब या तो इंस्टिगेशन से, या कॉन्स्पिरेसी से, या एड से हुआ। ठीक है, अगर नहीं तो वो अबेटेड एक्ट नहीं होगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, अब इसकी आइए इलस्ट्रेशन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा 109। तो यहाँ पर अब इलस्ट्रेशन पे आइए। ए ऑफर्स अ ब्राइब, ये कोई मिस्टर ए हैं जो ऑफर कर रहे हैं ब्राइब, तो मिस्टर ए कौन हो रहे हैं? Abater. अबेटर। ये ऑफर क्या कर रहे हैं? ब्राइब। किसको? मिस्टर बी को। A public servant as a reward for showing A some favor in the exercise of B's official function. B accepts the bribe। इसका मतलब जो अबेटेड एक्ट था वो हो गया।
जैसे ही अबेटेड एक्ट हो गया आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? कौन सा मैटर हो गया? ये हो गया ना सेक्शन 109 का। अबेटेड एक्ट तो हो गया, सेक्शन 109 का हो गया। और सेक्शन 109 क्या कहता है? जो भी एक्ट हुआ है पनिशमेंट उसका ही मिलेगा। तो इन्होंने एक्ट क्या किया है? ब्राइब, डिफाइंड अंडर सेक्शन 109, वो सॉरी 161, सेक्शन 161। तो अब बताओ इसको, अब इसको कैसे करोगे? मेंस में मिस्टर ए अबेटर है, मिस्टर ए ने अबेटमेंट किया और मिस्टर ए पर आप चार्ज लगाओगे 109 का, चार्ज फ्रेम होंगे 109 में और पनिशमेंट मिलेगा यहां से। ये जो डेफिनेशन सेक्शन है इसका जो भी पनिशमेंट होगा आप पनिशमेंट यहां से बोरो करोगे। क्लियर है? मैम आगे एक बार एब्सेंट वाली बता- बात समझ नहीं आई। क्या नहीं आई? एब्सेंट वाली अभी मत समझो आप, ये एब्सेंट अभी छोड़ दो, 141 के साथ हम पढ़ेंगे तब समझ आएगी सबको। आप ये समझो 101 ये तो कह रहा है ना कि अगर अबेटेड एक्ट हो गया तो 109 यही कह रहा है ना कि लाइबिलिटी वही होगी अबेटर की जो कि ऑफेंस किया है। इतनी बात क्लियर है? जी मैम। ठीक, तो क्योंकि अबेटेड एक्ट हो गया तो 109 के अकॉर्डिंग मिस्टर ए के ऊपर चार्ज फ्रेम होगा 109 के साथ साथ, 109 के साथ, और पनिशमेंट कहां से बोरो करेंगे? जो भी मेन ऑफेंस है। क्लियर है? जी मैम। अब आइए दूसरा इलस्ट्रेशन। ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। ए कोई मिस्टर हैं जो बी को इंस्टिगेट कर रहे हैं। ए इंस्टिगेट कर रहा है मिस्टर बी को। जैसे ही टर्म आ गया इंस्टिगेट, इसका मतलब ए अवेटमेंट कर रहे हैं। ठीक है? टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन। बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन। इन कॉन्सिक्वेंस कर रहा है मतलब पूरे इन्फ्लुएंस में इंस्टिगेशन के, और वो कमिट कर देते हैं वो ऑफेंस, मतलब फॉल्स एविडेंस दे देते हैं। ठीक है? फॉल्स एविडेंस दे देते हैं। A is guilty of abating the offense and is liable to the same punishment of B. जितनी फॉल्स एविडेंस देने की लाइबिलिटी मिस्टर बी की है उतनी ही लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी? मिस्टर ए की। सेम लाइबिलिटी होगी। क्लियर है? तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? इनने तो ये मेन एक्ट किया है मिस्टर बी ने, और ए ने इस एक्ट को अबेट किया है। इसी कारण इनके ऊपर तो मेन फॉल्स एविडेंस के लिए मेन चार्ज लगेगा। किस सेक्शन में है बताइए? 193 193 इन पर ये, और इन पर क्या लगेगा? 109 पनिशमेंट 109 with 193 109 रेड विद नहीं होता है। कैसे करोगे? 193 रेड विद, उल्टा बोल रहे हैं ना? 109। ठीक है? तो ये चार्ज लगा इसका और पनिशमेंट ले लिया हमने यहां से। ये मैम, डिफरेंस। हाँ मैम ये जो फर्स्ट वाली आपने बताई है ना ए में, तो 161 तो मतलब रिपील्ड है अभी फिलहाल, तो फिर देखेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? एक बार और सिखा दो, बता दो आप। क्या रिपील्ड है? मैम सेक्शन 161 पे रिपील दिखा रहा है पीछे। ये पहले वाला एग्जाम्पल ब्राइब वाला, इससे पहले वाला एग्जाम्पल। हेलो प्रणाली, जी मैम, मैम फर्स्ट वाला। ब्राइब वाला, जी मैम। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये समझाना क्या चाह रहे हैं? हर इलस्ट्रेशन से, नीचे वाले इलस्ट्रेशन से भी आपको केवल इतना समझाना चाह रहे हैं कि मान लो इन्होंने ब्राइब लिया, यहाँ पर इन्होंने फॉल्स एविडेंस दिया, जिस जो अबेटेड पर्सन है उसके ऊपर तो मेन ऑफेंस का पनिशमेंट मिलेगा, उसको मेन ऑफेंस का चार्ज लग जाएगा। जिसने अबेट किया है ना उसने 109 का एक्ट किया, क्योंकि उसने अबेट किया और उसका एक्ट हो गया, और पनिशमेंट उसको मेन सेक्शन से मिलेगा। वो कोई भी होगा, पनिशमेंट उसको मेन सेक्शन से मिलेगा जो भी अपराध उसने किया है। ठीक है? तो या हाँ, बस वो ये बताना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन का मतलब जो उन्होंने ऊपर लिख दिया है 109 में, वो उसको फर्दर इलस्ट्रेशन देके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन होगी तो ये होगा। बस पहले वाले में ब्राइब की बात कर दी, अब हो सकता है उसके लिए नए प्रोविजन बन गए, वो बात अलग है, लेकिन मैटर ऐसे ही डील किया जाएगा। दूसरे वाले में फॉल्स एविडेंस। तीसरे वाला देखिए, ए एंड बी कॉन्स्पायर्ड टू पॉइजन
अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। यहीं पे आप पकड़ लीजिए, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं किस, क्या करने की, जेड को पॉइजन देने की। तो ये कर रहे हैं ना अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, जी मैम। ठीक है। तो ये 107 के पार्ट Clause 2 के अकॉर्डिंग है ना, क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग ये अपना अबेटमेंट कर रहे हैं। ए in pursuance of the conspiracy procures poison and deliver it to B। अब ए खरीद के लाए पॉइजन और इन्होंने बी को दे दिया। देखो शर्तें भी पूरी हो गई, कॉन्स्पिरेसी भी थी और इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी एक एक्ट भी इन्होंने कर दिया मिस्टर ए ने, ठीक है। इन ऑर्डर दैट बी एडमिनिस्टर इट टू जेड, बी इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। अब बी भी क्या करता है, इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, कहाँ गया, हाँ, poison to Z in A's absence and thereby, अब ये B जाता है और Z को poison दे देता है, ठीक, A's absence and thereby causes death। Here B is guilty of murder। अब देखो B ने तो डायरेक्टली दिया है, तो B तो मेन उसने किया ही, मेन ऑफेंस इसने किया क्योंकि इसी ने पॉइजन दिया, तो जो दिया उसने आपका मेन ऑफेंस किया, तो ये आपका मेन ऑफेंडर हो गया, ठीक है ना। B ए इज गिल्टी, ए ने क्या किया था, ए ने बी के साथ कॉन्स्पिरेसी की थी, तो ए ने क्या किया है, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस बाय कॉन्स्पिरेसी एंड इज लायबल टू द पनिशमेंट फॉर मर्डर। क्या कह रहे हैं, देखो कुछ डिफरेंस है दोनों में, कुछ नहीं है, बजाय इसके कि ए ने क्योंकि बी के साथ कॉन्स्पिरेसी की थी, ए एंड बी कॉन्स्पायर टू पॉइजन, ठीक, इन्होंने मेन ऑफेंस किया तो डायरेक्टली इनके ऊपर, तो बी के ऊपर 302 लग जाएगा। अब ए और बी ने अगर ये प्रूफ दोनों ने, क्योंकि अकेले तो प्रूफ, अकेले तो कॉन्स्पिरेसी कर नहीं सकते, तो ए ने किया नहीं था, डिफरेंस समझ रहे हो, पनिशमेंट तो उनको दोनों को बराबर ही होगा, इनको भी 302 में अबेटमेंट में इनको भी बराबर ही पनिशमेंट मिलता है, लेकिन क्या हो जाएगा 109 लग जाएगा, 109 भी लग जाएगा, क्योंकि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दोनों के ऊपर 109 लगेगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली 302 किया है मिस्टर बी ने, तो ये डायरेक्टली 302 में आएंगे, पनिशमेंट कुछ नहीं अलग, ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट, क्योंकि अबेटमेंट में जो ऑफेंस होता है और पनिशमेंट वहीं से बोरो किया जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा चार्ज लगाते टाइम ध्यान रखना है, मीन्स लिखते टाइम ध्यान रखना है कि ए ने, क्योंकि इलस्ट्रेशन आपका साफ साफ कह रहा है ना, बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, क्यों कह रहा है, क्योंकि बी ने ये एक्ट, पॉइजन देने का एक्ट बी ने किया है, तो बी डायरेक्टली इसमें आ गया। ए ने डायरेक्टली नहीं किया था, लेकिन वो इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट तो था, उसने बी को ऐसा करने के लिए अबिट तो किया, बी के साथ कॉन्स्पिरेसी तो की, तो बी ए के ऊपर अबिटमेंट का भी चार्ज लगेगा, और अबिटमेंट का चार्ज लगने की वजह से 302 से पनिशमेंट बोरो कर लिया जाएगा। क्लियर है? हाँ मैम तो उसमें जो 109 और 302 दोनों ही लगेगा, हाँ, तो उसमें दोनों- तो पनिशमेंट किसका, 302 का होगा या 109 का, जब जजमेंट आएगा तो। अच्छा, ये अबिटमेंट ऑफ मर्डर का लगेगा इनके ऊपर चार्ज, देखो मिस्टर ए के ऊपर चार्ज लगेगा अबिटमेंट ऑफ मर्डर का, ठीक, इनके ऊपर डायरेक्ट मर्डर का चार्ज लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बी के ऊपर डायरेक्ट मर्डर का चार्ज फ्रेम होगा, ए के ऊपर अबिटमेंट ऑफ मर्डर का चार्ज फ्रेम होगा। क्लियर है? अच्छा हाँ, ओके ओके। मैम हाँ, अगर एक्ट नहीं हुआ है तो, अगर जैसे उसने ए ने अबेट किया है मर्डर के लिए, तो उस नहीं पे हुआ, अटेम्प्ट टू बस मर्डर रुक लगेगा। जाइए, अगर नहीं हुआ 115 116 में इन्हें आप आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, ओके मैम। आगे है इसका प्रोविजन दिया हुआ है, अगर अबिटेड एक्ट नहीं होता है पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और बहुत सारे प्रोविजन दिए हैं, वो 115 116 में डिस्कस किए गए, ठीक है। ये प्रॉब्लम सबको समझ आ गई 109 की? जी मैम। ठीक, अब जरा 114 पढ़िए, बीच वाले रुक जाइए क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। 114 सेक्शन, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, देखिए लिखा है, लिखा है, जी मैम। आप देखिए यहीं पर हम सारा कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे। अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस कमिटेड,
और 109 पढ़िए क्या लिखा है, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड। तो व्हेन ऑफेंस कमिटेड, अब मुझे बताइए 109 पढ़कर इसमें भी ऑफेंस कमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी मैम। दोनों जगह हो रहा है। फर्क क्या है दोनों में? इस जगह अबेटर प्रेजेंट होता है, ठीक, ऑफेंस कमिट हुआ और अबेटर प्रेजेंट है तो 114 का मैटर है। ऑफेंस कमिट हुआ 109 का मैटर, इसका मतलब क्या, यहाँ पर अबेटर नहीं होगा ना? बताइए, ऑब्वियस सी बात है ना? जी मैम। ठीक, तो यहां पर आप लिख लो अबेटर एब्सेंट, क्योंकि प्रेजेंट के लिए तो इन्होंने अलग से बना दिया ना एब्सेंट। अब पढ़िए 114, whenever any person who, ठीक, देखिए whenever any person who if absent would be liable to be punishment as an abettor, whoever, whenever any person who if absent would be liable to be punished as an abettor is present। तो जब वो एब्सेंट होता है तो 109 में एज एन अबेटर उसकी लाइबिलिटी होती है और पनिशमेंट उसका सेम बोरो किया जाता है उस ऑफेंस से जो कि उसने किया। ये कह रहे हैं बट is present when the act or the offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense। बहुत थोड़ा डिफरेंस है। ये कह रहे हैं अगर अबेटर एब्सेंट है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने वो एक्ट अबेट किया। ए ने, ठीक है, मिस्टर बी को इंस्टिगेट किया मिस्टर सी को किल करने के लिए, और बी ने किल कर दिया, लेकिन जिस समय किल किया उस समय ए उस जगह नहीं था, एब्सेंट था। तो ऐसा माना जाएगा कि ए क्या है, बताइए, पीछे आपने क्या पढ़ा? ऐसा माना जाएगा ना कि ए अबेटर है, 109 का चार्ज लगेगा और पनिशमेंट इसकी तरह होगा सेम, चार्ज लगेगा अबेटमेंट। पढ़ा ना पीछे? अभी अरेन ने भी पूछा मैम इनके ऊपर चार्ज क्या लगेगा, अगर वो एब्सेंट है तो चार्ज लगेगा अबेटमेंट ऑफ मर्डर का। क्लियर है सबको? जी मैम। यस जी मैम। इनके ऊपर चार्ज लगेगा अबेटमेंट ऑफ मर्डर का। बड़े बहुत ही अच्छा प्रोविजन है और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। मतलब अगर सीरियसली बोले लोगों की लंका लग जाती है, क्लियर नहीं कर पाते हैं वहां पे टीचर जिस हिसाब से, लेकिन आप एकदम क्लियर रहो, अच्छे से समझो, ठीक, इससे ज्यादा डीप कतई नहीं जाएंगे। वो नहीं प्रेजेंट है, किसका चार्ज लगाओगे? सर हम चार्ज लगाएंगे अबेटमेंट ऑफ मर्डर का इनके ऊपर। सर क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली ऑफेंस किया है इसके लिए इनके ऊपर हम डायरेक्ट चार्ज लगाएंगे 302 का। कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नो मैम। नो। ओके, अब यहाँ पर आइए, ये क्या कह रहा है? 114 कह रहा है ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि तुम सी को किल कर दो, ठीक, बी ने उसके बाद जाकर सी को किल कर दिया। जब बी ने सी को किल किया ए उस समय वहीं प्रेजेंट था, इंस्टिगेट किया और बी ने उसको किल कर दिया। ये कह रहा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट इज कमिटेड, मतलब इस अबेटमेंट के बाद अगर एक ऑफेंस कमिट हो गया, शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस, ऐसा माना जाएगा कि मिस्टर ए ने खुद वो एक्ट किया है। डीम्ड टू हैव कमिटेड, तो इसका मतलब क्या है? इट इज द काइंड ऑफ लीगल फिक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ लीगल फिक्शन। एक्चुअली किया नहीं मिस्टर ए ने, बट लीगल फिक्शन क्या है? लीगल फिक्शन ये है, ऐसा माना जाएगा कि ए ने ही किया है। तो चार्ज यहाँ पर बताओ अलग हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पर ऐसा ही, जब आप मान रहे हो कि ए ने किया तो ऐसा माना जाएगा कि ए ने ही ऑफेंस कर दिया। क्लियर है? ए नहीं, बस इतना डिफरेंस होता है। 114 में वो प्रेजेंट होता है और अगर वो प्रेजेंट है तो बिल्कुल वही माना जाता है जैसे इसने दोनों ने ही ऑफेंस किया है। यहाँ पर ये नहीं मानते हमने इसने किया है, हम इनके ऊपर चार्ज हमेशा अबेटमेंट का ही है। 114 एक बार और पढ़िए। Whenever any of person who if absent would be liable to be punished as an abater is present, अगर वो present है, when the act or offense for which he would be punishable in consequence of abatement is committed, अगर वो उस समय present है जिस समय offense हुआ है,
shall be deemed to have committed such act, ऐसा माना जाएगा कि उसने वो एक्ट किया है। ठीक है, मैम तो चार्ज भी उसके ऊपर 302 का ही लगेगा ना? 302 का लगेगा रेड विद 140, ताकि डिफरेंस तो रहे। ठीक है, 302 रेड विद 114, यहाँ पर 109। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। नो बस मैम। एक सेकंड दीजिए, फिर हम इस पे लिखाना स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट में थोड़ा अभिषेक को देख लूं, 1 मिनट लगेगा। हाँ है यार, पढ़ाई करो जो इसका काम कंप्लीट करो और वो वाली पोएम याद करो जो तुम्हारी मैम ने बोला था, फिर सुनूंगी मैं क्लास के बाद। चैप्टर कौन सा था वो, इंग्लिश का या ईवीएस का? फिर रिवाइज करो। ठीक है चलो। समझ गए आप लोग? हाँ, तो अभी हमारा 108 हो गया। अब जो आपको लिखना है वो 109 और 114 में लिखना है। ठीक, पहले हम लिख लें, उसके बाद 110, 111 बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अबिटमेंट? यस मैम। ठीक है, खूब इंपॉर्टेंट है ये भाई, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं मेंस में इससे। लिखिए, पहले सबसे पहले लिखना स्टार्ट करिए सेक्शन। अब मैंने 107 पे आपको क्लियर पूरा लिखा दिया है। अबेटर पे ऐसा कुछ है नहीं, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे करना होगा। अब अबेटर पर जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट अबेटर पे नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें कि जैसे मान लो ए इंस्टिगेट कर रहे थे ना, यहाँ पर जैसे मान लो ये इंस्टिगेट कर रहे हैं ए बी को, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम बतानी है, या तो वो मैटर 109 का होगा या 14 का होगा। अगर हो गया ऑफेंस कमिट हो गया, और अगर रिफ्यूज भी कर दिया तो भी तो लाइबिलिटी बनेगी उनकी। तो यहाँ पर आपके अबेटर पे कम फोकस करके वो प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना है। 107 को एक्सप्लेन करोगे, जिस भी पार्ट का वो मैटर बन रहा होगा। 109 का बन रहा है तो उस पर आप इंपॉर्टेंस दोगे, 114 का बन रहा होगा तो उस पर दोगे। तो 108 पर डायरेक्टली कुछ ऐसा लिखने को आएगा नहीं, एक्सप्लेनेशन बेस्ड होगा तो वो आप उसी समय देखना होगा। तो 108 पे कुछ ऐसा लिखाने वाला है नहीं। ठीक, समझा दिए मैंने जो भी पॉइंट है। जैसे कि अगर मान लो अबेटेड पर्सन अनसाउंड है, इनकैपेबल है, तो वो वाले आपको याद करना है, ये आपकी ड्यूटी है। आप एक्सप्लेनेशन जो भी पढ़ाए गए हैं उनको याद रखो प्लीज, कि किस में क्या है। परेशान मत हो, बहुत जल्दी में नहीं भागो कि कैसे करेंगे। जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना ही कर लो, बस उससे बाहर तो नहीं आएगा। एक आध दो चार क्वेश्चन तो देखो टीचर है,
ठीक है, वो पूछ ही लेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इन्हीं सब से आएगा। जितना पढ़ाया जा रहा है डेली रिवाइज करो बस, और कुछ ज्यादा परेशान होने से कुछ नहीं होगा कि बहुत सिलेबस है, बहुत कुछ है, हम कैसे कंप्लीट करें, वो सब टेंशन नहीं। लिखिए अब सेक्शन 109। मैम आपका साउंड बार बार चला जा रहा है। हेलो। हाँ, फिर लाइट चली गई। इन्वर्टर से कनेक्शन, पता नहीं क्यों, वाईफाई तो चल ही रहा है, क्यों चला रहा है? मतलब आधा सुनाई आता आधा नहीं आता। अच्छा, अभी मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बस समझा रही थी जी नॉर्मल मैम। बात कि मतलब जितना आपको पढ़ाया जा रहा है डेली रिवाइज करो उसको। बैराक्ट में, आईपीसी में स्पेशली कौन से एक्सप्लेनेशन में क्या बात कही है, कौन से क्लॉज में क्या बात कही है, उसको आप याद करते चलो, ठीक है? ठीक है, जाओ पढ़ाई करो। हाँ जाओ, खा लो, जल्दी जाओ, कमजोर हो गई। लिखिए सेक्शन 109 पे, इन द केसेस ऑफ सेक्शन 109। अंशी एक काम करो बेटा, देखो एक्सटेंशन उसमें लग रही है, इन्वर्टर वाले में लाइट नहीं आ रही है, वो स्विच इन्वर्टर वाले स्विच में लगाओ जल्दी, चार्जर का, लैपटॉप चार्ज करने के लिए। वो वहां तक जाओ, देखो जा रहा है क्या, इन्वर्टर वाले में लगा दो। इन द केसेस ऑफ सेक्शन 109, the punishment has to be taken, the punishment has to be taken from the section, has to be taken from the section। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, in the cases of, नहीं जाएगा, जाएगा। in the cases of section 109, the punishment has to be, मुझे दो उठा के ऊपर दो, the punishment has to be taken from the section under which, तुम वो स्विच लगा के आओ, पहले जाओ, पागल हो क्या, कह रहा है स्विच लगा के आओ। has to be taken from the section under which the abated offense, has been committed। जाओ, लग जाएगा, has been committed, but the charge, लिखिए, but the charge shall be, हाउस में लगा तो रहेगा, अरे है आराम से, but the charge shall be taken, ऑन कर दो स्विच, shall be taken, एक सेकंड लगेगा, हो गया, बस ऑन कर दो बेटा स्विच, यहां से ऑन कर दो, यहां से ऑन करो प्लग से। बट द चार्ज शैल बी फ्रेम्ड, बस अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। चार्ज होने लगा, लाइट आ गई उसमें, अरे अब तो मोर को क्या मैं कैसे लगाया, ऐसे तो नहीं लगाया, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, आप जाओ यहाँ से, बस हो गया, जाओ, बस अब हो गया, सॉरी। हाँ, बट द चार्ज शैल बी फ्रेम्ड, अंडर सेक्शन 109। यहाँ तक कोई लाइन में डिस्टरबेंस तो नहीं है, इतना क्लियर लिख लिया? बट द चार्ज, ठीक है, बट द चार्ज शैल बी फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 109। ठीक, so the trial shall be conducted, ट्रायल किसके लिए होगा? so the trial shall be conducted बताओ आपने एक्चुअली आपने कौन सा ऑफेंस किया, आप अपने दिल से सोच के बताओ। अगर आपने 109 किया है तो आपने क्या किया है?
मैम कोई मेन ऑफेंस का Murder, दुष्प्रेरण। suppose murder. अबेटमेंट ही तो किया आपने, तो आपका ट्रायल किस लिए चलना चाहिए? अबेटमेंट मेन के लिए। ऑफेंस के लिए। ट्रायल तो अबेटमेंट के लिए चलेगा, मेन ऑफेंस के लिए तो। अब मेन ऑफेंस आपने किया ही नहीं, ट्रायल 109 में चलेगा। अगर वो प्रूव हो जाता है कि आपने अबेटमेंट किया, तो 109 का ये पॉलिसी है, क्योंकि वहां पर लिखा है पनिशमेंट मेन सेक्शन से बोरो होगा। भाई एविडेंस लेना देना, आप मेन मर्डर के लिए एविडेंस लोगे दोगे कि अबेटमेंट के लोगे? बताओ, अबेटमेंट के ही तो लोगे ना। भाई जो आपने क्राइम किया है उसके उसी में वही उसी का तो प्रोसिक्यूशन चलेगा, उसी के तो चार्ज लगेंगे। चार्ज लगने का ऑब्जेक्टिव यही होता है। अब अगर आपने किया कुछ और, चार्ज कुछ और लगा दिए, तो बताओ सामने वाला व्यक्ति डिफेंस कैसे ले पाएगा ट्रायल में? समझ रहे हैं? ठीक, तो चार्ज वही लगाया जाएगा जो आपने एक्चुअली किया है, पनिशमेंट बोरो किया जाएगा। क्लियर है? मैम जैसे कि जी इसका ट्रायल चलता है, हम्म, तो पहले मेन ऑफेंस प्रूव्ड किया जाएगा कि अबैटमेंट? अच्छा पहले लिखो, पहले लिख लीजिए जी अपना। जी मैम। The trial shall be conducted for the offense of section 109. For the offense of section 109. And once the offense has been proved, मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए। the trial shall be conducted. The trial shall be conducted under section 109. या ट्रायल शैल बी कंडक्टेड फॉर द, मैंने ये लाइन बोली थी, फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 109। कितने स्टूडेंट हैं इस टाइम क्लास में? इसको ऑफ कर दो। ट्वेंटी 24 हाँ, and once the offense has been proved, offense has been proved and accused has been convicted, and accused has been convicted, and the accused has been convicted on the charge of section 109. तो इलस्ट्रेशन में क्या लिखा था? पनिशमेंट क्या होगा? वही होगा जो मेन ऑफेंस था। देन फॉर द पर्पस ऑफ पनिशमेंट, देन फॉर द पर्पस ऑफ पनिशमेंट। मैम ये लाइन रिपीट कर दीजिए प्लीज। Accused has been convicted on the charge of section 109, on the charge of section 109, then only for the purpose of punishment, then only for the purpose of punishment, the main section shall be examined. And the main sections shall be examined, and punishment will be borrowed from the main section, and punishment will be borrowed from the main section. अब देखो विजयन, आप क्या पूछ रहे थे कि मैम क्या जी मैम 302 आंसर के मिल लिए गया। मिल गया आंसर? ठीक है ना? जी क्योंकि देखो अबेटमेंट के लिए तो ऑफेंस का होना जरूरी थोड़ी होता है ना? उसे मना, अब 302 नहीं होगा तभी तो इन पे अबेटमेंट लग जाएगा ना। हम मान लो आप गए, तो आपके कोई मतलब आप नहीं गए, मान लो किसी और गया, कोई मिस्टर ए गए, और उनके कोई रिलेटिव ना मिस्टर बी हॉस्पिटल में एडमिट है, और इन्हीं का यही बड़ा अच्छा मौका है, मैं तो बड़े मन से चाह रहा था ये चले जाए ऊपर, ये जा नहीं रहे थे, अब मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, भैया इनको एक इंजेक्शन दे दो तो जरा, ठीक ऐसा इंजेक्शन दे दो चले जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया, ठीक, और अब वो इंजेक्शन अगर वो दे देते ना तो वो मर जाते। डॉक्टर ने मना कर दिया, 302 तो हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने एक्ट किया नहीं। अब बताओ मिस्टर ए लाइबल होंगे 109 के लिए कि नहीं? हो गए?
जी मैम। जी मैम। अब इन पे आप 302 कैसे लगा दोगे? ऑफेंस तो हुआ ही नहीं। क्लियर है? इसलिए 302 में चार्ज नहीं फ्रेम करोगे, चार्ज हम फ्रेम करेंगे 109 में, और पनिशमेंट देना होगा तो जिस ऑफेंस का आपने अबेट किया वहां से हम बोरो कर लेंगे पनिशमेंट। ओके, ये चीज है। जी मैम। चलिए हिंदी में इसको लिख लीजिए, फिर इंग्लिश में लिखा है। और एक चीज और, आपने 223 पढ़ा होगा सीआरपीसी में, आपने ज्वाइंडर देखा होगा, मतलब ज्वाइंट ट्रायल। वहां पे आपने देखा होगा जो अटेम्प्ट करता है वहां पर एक शायद अबिटमेंट भी है ना? उनका साथ में ट्रायल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस मैम है। तो अगर बी ने ऑफेंस कर भी दिया होता तो ए और बी का ट्रायल तो एक ही साथ हो जाता ना, तो वो एक ही साथ चीजें प्रूव हो जाती। अगर हो जाता तो एक सिचुएशन वो भी आराम से हो सकती थी, लेकिन अननेसेसरीली उसमें जाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे लिखने की भी नीड नहीं है आपको। चलिए हिंदी में लिखिए। मैम हाँ जी। अभी आप सिर्फ लिखवाएंगे ना, कुछ नया तो नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, अब कुछ नहीं, अभी लिखना ही है पूरा आपको। अभी ये 114 वगैरह भी लिखवाऊंगी, बस लिखवाना है। लिखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के मामलों में दंड उस धारा के अंतर्गत दिया जाता है जिस धारा के अंतर्गत अपराध कारित करने का दुष्प्रेरण किया गया हो, बट लेकिन आरोप उस धारा के अंतर्गत तैयार किए जाएंगे, मतलब चार्ज फ्रेम है ना। आरोप धारा 109, उस धारा नहीं, आरोप धारा 109 में तैयार किए जाएंगे एवं उस अभियुक्त का विचारण भी धारा 109 के अंतर्गत ही चलेगा। जब धारा 109 का अपराध साबित हो जाए, धारा 109 का अपराध साबित हो जाए एवं उसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को, जब धारा 109 का अपराध साबित हो जाए एवं अभियुक्त व्यक्ति को कन्विक्ट लिख लीजिए, इसको जो भी क्या बोलते हैं इसको, दोषी, कन्विक्ट को ना। यस मैम। ठीक है, दंडित मत लिखिएगा। एवं अभियुक्त व्यक्ति को उसका दोषी पाया जाए तो दंड के उद्देश्य से, पनिशमेंट के लिए दंड के उद्देश्य से
मुख्य अपराध की धारा का परीक्षण किया जाएगा, मुख्य अपराध की धारा का परीक्षण किया जाएगा एवं वहां से अभियुक्त व्यक्ति को उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए इंग्लिश में। अब इंग्लिश हिंदी साथ साथ ही लिखेंगे। सेक्शन 109 लिखिए। सेक्शन 109 applies in the cases where the abated offense has been committed in consequence of abatement. लिखिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 109 तब लागू होती है जबकि कोई भी दुष्प्रेरित कृत्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया हो, and in that case the accused will be liable, for the abatement of offense। इसको अंडरलाइन करिएगा, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? 109 में अबिटमेंट के लिए लायबल होता है, and the accused will be liable for the abatement of that offense। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त व्यक्ति उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए, अभी देखो आप लोग का बिहार एपीओ है ना, तो आईपीसी है उसमें, तो ये सब आप आराम से पढ़िए, खूब रिवाइज करिए, काम आएगा आपको। एपीओ भी यूपी का भी आएगा ही, ठीक है? तो आईपीसी का बहुत रोल है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कुछ भी हो, तो आईपीसी का बड़ा रोल है। और आईपीसी को मतलब जिस हिसाब से मैं आपको नोट्स बनवाऊंगी, अगर आपने वैसे लिख दिया तो आपके लोकल लॉ में, यूपीजे में, लोकल लॉ में तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मतलब ऐसा लगता है कि लोकल जो लॉज हैं उन्हीं से मार्क्स आएंगे, और ये बहुत बड़ा भ्रम है, ऐसा है ही नहीं। लोगों को लगता है आईपीसी आप इतना स्टैंडर्ड लिखो ना कि 50 नंबर में टीचर आपको 40 नंबर देगा ही देगा, ठीक है? और एपीओ वगैरह में तो है ही इनका पूरा रोल, पूरा इंटरव्यू आईपीसी से होता है। जे में आप जाओगे इंटरव्यू, और बड़े बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, तो आईपीसी को बहुत बढ़िया से पढ़िए, ठीक है? चलिए लिखिए। अगर क्या बोल रही थी मैं हिंदी में, तो अभियुक्त व्यक्ति हाँ उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए लायबल होगा। एंड द पनिशमेंट लिखिए, एंड द पनिशमेंट विल बी ड्रॉन
फ्रॉम द मेन ऑफेंस, और दंड जो पनिशमेंट होगा वो मुख्य अपराध का होगा। अपराध आपने अबेटमेंट का किया, ठीक, अपराध आपने दुष्प्रेरण का किया है, लेकिन आपको पनिशमेंट किसका मिलेगा? मुख्य अपराध का। इट इज अ नोटिसेबल पॉइंट हियर, यहां पर ध्यान देने योग्य बिंदु यह है कि इट इज अ नोटिसेबल पॉइंट हियर दैट द चार्ज विल बी framed under section 109. The charge will be framed under section 109. जो आरोप होंगे वे धारा 109 के अंतर्गत ही फ्रेम होंगे, लगाए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे। तो आरोप 109 में तैयार किए जाएंगे, ट्रायल 109 के लिए ही चलेगा, पनिशमेंट मेन ऑफेंस का होगा। सबको क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। whereas section 114 creates a constructive liability, that is if the conditions of section 114, that is if the conditions of section 114 are fulfilled, if the conditions of section 114 are fulfilled, then the accused will be deemed to have committed the main offense, will be deemed to have been committed the main offense. जब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिएगा, जबकि धारा 114 एक प्रकार का आणविक दायित्व गठित करती है, आणविक दायित्व गठित करती है, जिसके अनुसार यदि धारा 114 की सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि हेलो, अच्छा हाँ सोनाली, क्लास नहीं की तुमने? आप किसी की ले लो सोनाली, ठीक है, किसी की भी ले लो। तो हमारा हिंदी मीडियम है ना, तो उनसे बोलो हमें हिंदी में बैराक चाहिए, ठीक है? हाँ, किसी का भी ले लो आप हिंदी में, ठीक है। तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने स्वयं ही अपराध कारित किया है।
स्वयं ही अपराध कार्य किया है। आगे लिखिए। सो इट इज अ काइंड ऑफ लीगल फिक्शन। इट इज अ काइंड ऑफ लीगल फिक्शन। तो यह एक तरह की विधि की परिकल्पना है, लीगल फिक्शन है। विधि की परिकल्पना लीगल फिक्शन है। देयरफॉर जब आप कह रहे हो कि हम ऐसा मानेंगे कि तुमने ऑफेंस किया है, तो फिर चार्ज किसके लगेंगे? लिखिए। देयरफॉर the charge will be framed. Therefore the charge will be framed. बताइए किसमें फ्रेम होंगे? मेन ऑफेंस। और मेन Very good, very good. The charge will be framed under main offense. लिखिए। The charge will be framed under main offense. Read with 140. 14 Yes. अतः जो आरोप हैं वे मुख्य धारा के अंतर्गत लगाए जाएंगे। एवं मुख्य धारा के अंतर्गत लगाए जाएंगे, जो कि धारा 114 के साथ लगेंगे। जो कि धारा 114 के साथ लगेंगे। कैसे? 302 रेड विद 114। अपने ब्रैकेट में हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए 302। आप जब मेंस में लिख रहे होंगे आप ऐसे लिख देना, जो भी मेन ऑफेंस आप बता रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर वहां पे कोई नहीं दिया ऐसा इलस्ट्रेशन, तो आप 2 मिनट लगेगा इलस्ट्रेशन बना लो। फॉर एग्जांपल ए ने कोई का ने बी को उकसाया सी का मर्डर करने के लिए, ठीक। और बी ने का की उपस्थिति में, मतलब खा ने का की उपस्थिति में गा की मृत्यु कारित कर दी। तो यहाँ पर जो का के ऊपर चार्ज लगेगा वो क्या लगेगा? 302 के साथ 114। 302 रेड विद 114। सबने मैम लिखी तो है? ये 302 रेड विद सेक्शन 34 और 114 जब लगती है तो इसमें डिफरेंस क्या आता है? 34 और 114। जी मैम, देखो क्योंकि प्रीमेडिटेड माइंड तो दोनों में है। 34 में तो बहुत सारी चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी ना। आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रूव करना पड़ेगा, बहुत सारी और भी एलिमेंट्स हैं। अब इसको हम एक ऑन द स्पॉट इस समय कैसे आपको बताओ कराएं? उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, 34 के सारे एलिमेंट प्रूव होने चाहिए, ठीक। और यहाँ पर ये स्पेसिफिक है ना अबेटमेंट का, तो आप ये स्पेसिफिक अबेटमेंट के लिए है कि आपने अबेट किया। अच्छा, इसमें भी जरूरी होता है, इसमें भी पहले आपने अबेट किया हो, अबेट करके आप कुछ देर के लिए चाहे अलग हो गए हो, वहां पर क्या ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। आपने अबेट किया, अबेट करके फिर दूसरे व्यक्ति ने वो अबेटमेंट किया, मतलब ऑफेंस किया, आप उसी जगह प्रेजेंट थे। अगर वहां पे आपको लग रहा है 34 का सारा एलिमेंट प्रूव हो जा रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन वगैरह सब है, तो अगर वो मैटर बनेगा तो आप 34 भी उसमें लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बनेगा फैक्ट के ऊपर, तभी तो लोग एक ही ऑफेंस में इतने चार्ज पे चार्ज लगाते जाते हैं, ठीक है ना। तो और कुछ नहीं होगा। पनिशमेंट उसमें भी मेन ही ऑफेंस का मिलता है, वो भी वहां पे भी कोई वो तो स्पेसिफिक ऑफेंस है नहीं, वो भी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का ही है, वहां भी उतना ही पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ भी बशर्ते वहां के एलिमेंट्स प्रूव होंगे अलग, यहाँ के अलग, इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं, क्योंकि दोनों अलग ऑफेंस है। प्रेजेंट लिखिए। का कोई मतलब होता है यहाँ पे? इसका प्रेजेंट का 114 में जो प्रेजेंट है इसका कोई मीनिंग है? मीनिंग है मतलब मैम जैसे डिफरेंस। कि क्या होता है कि जैसे कि शारीरिक उपस्थिति फिजिकल प्रेजेंट जो अच्छा है 34 में अच्छा आवश्यक नहीं है, वैसे अच्छा भी अच्छा, इसमें तो कुछ है नहीं, उपस्थिति हो सकता है कि बस दूर से देख रहा हो। उपस्थित होना चाहिए वो। अब उसको आप पूरा वॉच कर रहे थे, वो सब इसमें आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली आपने पूरी चीज को वॉच किया है, आप उसको ध्यान रख रहे हो, तो वो भी 114 में ही आएगा। जैसे मेरी आवाज ब्रेक हो गई क्या? मैम थोड़ी नो देर की नो हुई मैम। थी, बाकी ठीक है। नहीं लाइट गई ना, इसलिए मैंने अभी अंदाज लिया। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, वो एक मान लीजिए रेप का मैटर है, ठीक है। किसी ने इंस्टिगेट किया दो लोगों को, अपने दोस्तों को, उन दोनों ने रेप का ऑफेंस किया और ये बाहर से वॉच रख रहा था,
तो ये आप फिजिकली प्रेजेंट माने जाओगे और 34 में भी आ जाएगा। समझ रहे हो, ये फिजिकली प्रेजेंट में माना जाता है, इस पर केस है। तो ये माना गया कि अबेटर फिजिकली प्रेजेंट था उस जगह पे, जबकि वो बाहर से वॉच रख रहा था। अभी बाहर से वॉच रख के क्या कर रहा था, इंटेंशनली एड कर रहा था ना, कर रहा था। तो 107 के थर्ड पार्ट में ये अबेटमेंट हो गया। अब अबेटमेंट ऑफेंस होते समय प्रेजेंट माना गया, ठीक है, प्रेजेंट माना गया, क्योंकि वो उस पर वॉच रख के इंटेंशनली एड कर रहा था उस क्राइम। तो ऐसा कुछ नहीं है फिजिकली का, जैसे आपने 34 में देखा या 14, इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। आप किसी भी तरीके से आप इंटेंशनली एड कर पा रहे हो अगर, क्लियर है, आप दूर रहकर भी अगर एड कर पा रहे हो तो वो भी तो अबेटमेंट हो जाएगा। और आप अगर जहां से भी आप होकर उसको प्रेजेंट रह के कर पा रहे हो। बेटा शोर जा रहा होगा जो भी कर रही हो, ठीक है। आगे लिखिए, द रिक्वायरमेंट, अरे खा लेंगे यार, लिखे आओ, द रिक्वायर, खा लेंगे, रख दो। द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 114, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 114 आर, धारा 114 की रिक्वायरमेंट्स जो आवश्यक शर्तें हैं वो, इसको हम कल लिखवाएंगे। धारा 114 की कुछ आवश्यक शर्तें हैं, उनको कल लिखवाएंगे, इसमें 2-4 पॉइंट, और फिर हम 110, 11 ये सब हो जाएगा, ठीक है। बस पॉइंट डाल लीजिए। कल क्लास लीजिएगा संडे को? अच्छा कल तो संडे है, नहीं क्यों लेंगे, परसों लेंगे, हमें भी छुट्टी पूरी करने दीजिए। मैम क्या मैम एक क्वेश्चन पूछना था मैम, अबेटमेंट पे आज तक जैसे यूपी में जितने पूछे गए ज्यादातर सब मैम प्रॉब्लम बेस्ड ही पूछे गए, तो मैम आगे भी प्रॉब्लम बेस्ड ही रहेंगे ना अबेटमेंट पे सारे क्वेश्चंस? हाँ, और क्या, अबेटमेंट में प्रॉब्लम बेस्ड ही आएंगे। प्रॉब्लम, क्योंकि थ्योरी से क्या पूछेंगे आपसे, अबेटमेंट और इट्स काइंड बहुत अजीब सा बन जाएगा, बहुत पुराना। प्रॉब्लम बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं इतनी प्रॉब्लम आप लोग को शेयर करती हूँ। प्रॉब्लम बेस्ड ही मैंने पूरा पढ़ाया भी कि आएगा तो मेंस में कैसे करोगे, क्योंकि जहां भी आएगा मैक्सिमम चांसेस है प्रॉब्लम बेस्ड ही आएगा अबेटमेंट पे। तो मैम इसके लिए केसेस जितने मैक्सिमम हो सकते सारे लीडिंग केसेस पढ़े, क्योंकि उसी से देखो, करेंगे कि कुछ और भी कर सकते हैं? नहीं कुछ मत करो, पहले तो सारे इलस्ट्रेशन पढ़ लो पहले तो, ठीक। दूसरी चीज, आप लोग के पास जो भी बुक हो उसमें क्या करो, जो भी केस लॉज नहीं दिए रहते हैं, है ना, उनकी फैक्ट पढ़ो, फैक्ट पढ़ो, और फैक्ट पढ़ के खुद कोशिश करो उसको सॉल्व करने की। और फिर आप देखोगे आपका पॉइंट और उनका पॉइंट सेम मैच करेगा। उससे क्या होता है, जितने ज्यादा केस के फैक्ट पढ़ोगे तो आपकी और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। हालांकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर रहो, कोई भी सिचुएशन आए, लेकिन आप मैक्सिमम यही कर सकते हो कि आप अपना फैक्ट पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। यूपी की बात करोगे ना, तो यूपी में जो इलस्ट्रेशन आएंगी वो आईपीसी के बैरक से एज इट इज उठा लेते हैं, बड़ा रेयर है कि कहीं अलग से पूछते हैं। नहीं मैम, यूपी के पिछले साल के पेपर्स देख रहे थे ना, तो मैम उसमें बहुत क्वेश्चन रैंडम भी थे, इसलिए पूछा मैम। एपीओ में थे रैंडम, जे में तो बहुत आसान आते हैं, मैम एपीओ में बहुत यूपी, मैम एपीओ ज्यादा टफ है, ज्यादा क्वेश्चन टफ है एपीओ में, एपीओ में मतलब टफ है। मैं अबिटमेंट के कुछ क्वेश्चन में पढ़ा लूं, अबिटमेंट मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, आप सब कर लोगे, सब कर लोगे, देख लेना। क्वेश्चन तो मैं खुद भी बाद में देखूंगी, पहले हम पूरा अबिटमेंट क्लियर कर ले 116 तक, फिर आप लोग को क्वेश्चन देंगे, आप देखिएगा कि कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सब कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या ही आप पढ़ोगे, सब तो बता रहे हैं, चार्ज कैसे फ्रेम होगा, सब कुछ आराम से पढ़ो, बस जितना है नोट्स पढ़ो, अपने सारे आईपीसी की इलस्ट्रेशन पढ़ो, और जो भी आपके पास बुक है अगर उससे केस लॉस के फैक्ट वगैरह पढ़ लो, तो वो तो देखो आपकी एडिशनल है, आप कितनी एडिशनल मेहनत कर लो इसका कोई हिसाब नहीं है, जितना आप कर पाओ उतना कर लो, ठीक है। लेटेस्ट कर पाओ लेटेस्ट कर लो। मैम एक क्वेश्चन था हम्म, मैम, जो सीआरपीसी 228 में है जो चार्ज फ्रेम होता है 228 में, हाँ 228, हाँ 228 में, हम्म तो मैम उसमें जब कोई केस है, मर्डर का केस हो, 3 एक्यूज है, तो वो जो जज होता है वो वकील एडवोकेट के पास वो एप्लीकेशन लेता है कि आपको चार्ज फ्रेम एक में ही करना है कि अलग अलग करना है, तो हाँ। उसका मतलब इसके साथ ही कनेक्शन में होता है ना कि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक मिनट रुकिए, हम 228 निकाल लें जब वो भी आपने बोला था ना। 2 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, हाँ हाँ क्या कह रहे हैं कि क्या कहता है वो, क्या कहता है मतलब सॉरी जज साहब, कि एक ही में फ्रेम कराना चाहते हैं या अलग अलग? हाँ मैम, उसमें ऐसा होता है मैम, मानो कि 5 एक्यूज है, 302 लगा है, तो सभी पर तो 302 नहीं होगा,
उसमें तो ये सब सेक्शन 114 है, 109 है, अभी आपने समझे है ना। हम्म तो जो उसका हाँ जो चार्ज फ्रेम अलग अलग होता है, तो उसका मीनिंग इससे ही कनेक्टेड होता है। अच्छा अच्छा, आप कह रहे हो कि इसका मतलब कैसे? देखो, जितने वो एक सीरीज में ट्रांजेक्शन में 4-5 हैं अक्यूज, जहां तक मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, अगर आप यही पूछना चाह रहे हो, जितने भी 4-5 अक्यूज हैं उनका चार्ज तो सबके अलग ही अलग फ्रेम होंगे, ऐसा नहीं है। चार्ज जिसने जो पर्टिकुलर किया है उनके सबके अपने ही अपने चार्ज फ्रेम होंगे। ट्रायल सबका एक साथ हो सकता है, ठीक है ना। ट्रायल सबका एक साथ हो जाएगा, क्योंकि किसी ने अबेट किया होगा, किसी ने अटेम्प्ट किया है, 34 की सिचुएशन हो जाएगी, या 149 की सिचुएशन हो जाएगी। ट्रायल सबका एक साथ हो जाएगा। या तो मैं आपकी समस्या नहीं समझ पा रही हूँ, आप क्या नहीं पूछना चाह मैम, रहे क्वेश्चन ये है, हैं? हाँ जैसे कि घर से चोरी हुई तो हाँ 457 380 का केस बनता है। हम्म इसमें अगर मैम 3 या 4 अभियुक्त हैं तो सब हम्म पे अलग अलग चार्ज लगाया जाता है न्यायालय हम्म द्वारा, या एक ही चार्ज चारों पे लगा दिया जाता है। तो नहीं, अलग उसके अलग लिए मैम सुनिए, तो इसके लिए जज साहब पूछते हैं वकील से कि हाँ आप कैसा चाहते हो, अच्छा सिंगल सिंगल पर व्यक्ति पे लगा दें कि इकट्ठा ही चारों पे लगा दें। तो हम्म उसका रिलेशन कुछ है 114 से या अबैटमेंट से? हाँ, ऐसा ही पूछ आप। अच्छा, इसका रिलेशन 114 से कैसे है? ये तो प्रक्रिया है ना मैम, वैसे भी नहीं होगा। इसका 114 से कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, आप ये पूछ रहे थे, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। इसका 114 से कोई कनेक्शन नहीं। देखो, 114 का मामला वहां पर हो सकता है कि कोई अबेट कर रहा था और वहां प्रेजेंट था, अगर आप ये पूछ रहे हो हिरेन। हाँ, इसमें 114 का मैटर हो सकता है। आप, मैं समझ गई आपकी बात। आप ये पूछना चाह रहे हो क्या मैम ऐसी सिचुएशन में 114 का भी मामला हो सकता है? हो सकता है कि उन 5 में से कोई अबेटर भी हो और वो वहां पर प्रेजेंट हो। ठीक है, आप यही पूछ रहे हो जहां तक मुझे लग रहा है, यही पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं हम्म मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाकी जो 114 का उससे कोई हाँ, कनेक्शन नहीं है। वो कनेक्शन नहीं, लेकिन अगर कई बार जज ऐसे कहते हैं एडवोकेट को कि आपको जो चार्ज फ्रेम है वो एक ही साथ ही करना है कि डिफरेंट डिफरेंट करना है, हम्म सभी के अलग अलग ही करना है कि एक ही करना है। हम्म तो ये सब 114 बाद में कोई सिर्फ परेशानी नहीं आती, इसलिए वो वहाँ ये सब प्रक्रिया करते हैं कि इसलिए। प्रैक्टिकल ये क्या होता है, हमने तो कभी प्रैक्टिस में देखा ही नहीं है हिरेन, हम क्या बता पाए इसमें। मतलब मैंने तो प्रैक्टिकल कभी देखा ही नहीं, ना मैंने कभी प्रैक्टिस की है, ना मैं कोर्ट गई हूँ। जो टेक्निकल थ्योरेटिकल पॉइंट होते हैं वो मुझे पता है। अब इसमें जज साहब एडवोकेट से क्या कहते हैं, अगर किसी को जानकारी हो तो बता दीजिए, कोई प्रैक्टिस मैम करता इसमें हो क्या इसमें। होता है कि जो जितने अभियुक्त थे ना, सब पे पर्टिकुलर अलग अलग साबित करना पड़ेगा। वो तो करना ही तो ये पड़ेगा, ये तो थियोरेटिकली हमें भी समझ आ रहा है। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि अगर अलग अलग किया तो क्या बाद में कोई दिक्कत, क्या आएगी दिक्कत? देखो, अगर ज्वाइंट भी करोगे हिरेन, मैं बताऊं, अगर आपने ज्वाइंट, जहां तक मैंने जितना मेरी पढ़ के समझ है, प्रैक्टिकली तो मुझे नहीं पता क्या कैसे कोर्ट में काम होता है, जितना मेरी जानकारी है कानून पढ़कर, वो मुझे ये है, अगर आपने ज्वाइंट भी किया तो भी तो सारे अक्यूज्ड को आप उतना ही टाइम दोगे, सारे अक्यूज को आप उतना ही टाइम दोगे, सब पर चार्ज फ्रेम करके उतना ही डिफेंस का टाइम दोगे, उतना ही सबके साक्ष्य लोगे। आपने अलग अलग चार्ज फ्रेम कर दिए, ठीक, तो भी क्योंकि आपका ज्वाइंट ट्रायल ही हो रहा है, ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है, तो भी आपको उतना ही, सबको, दोनों को पार्टीज को उतना ही टाइम मिलेगा, उतना ही दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। सारे अक्यूज को तो उतना ही टाइम मिलेगा ना, साक्ष्य तो उनको अपना पेश करने का टाइम मिलेगा ही। तो उससे कोई बहुत खास फर्क नहीं, क्योंकि अगर पढ़ता होता तो वो वकील से पूछते नहीं। अगर कोई खास फर्क पड़ता होता तो ये उनके ऑप्शन पे नहीं होता, ऑप्शन पे है, इसका मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा फर्क पड़ता 34 तो ऑप्शन ही ना। 34 मैन रोल उसमें अदा करेगी। हम्म 34 से कुछ साबित करना पड़ेगा मैम, तो ही सभी बन पाएंगे अगर अलग अलग चार्ज लगाए। अगर वो साबित नहीं हुई तो फिर लाइबिलिटी अलग अलग हो जाएंगी, तो उसमें बचाव हाँ, मिल सकता है। 34 है आपका, 149 है, हम्म। ये जुड़े ही तो हैं एक दूसरे से। और मैम वन 109 में 109 में भी यही हम्म बचाव को खत्म किया गया है ना, कि वो कहता कि मैं तो उपस्थित था नहीं, मेरी हाँ लाइबिलिटी बिल्कुल, कम होगी वो यही कह एक्यूज्ड देता की। कल को कि हम नहीं थे वहां पे प्रेजेंट, हमने तो नहीं किया। ठीक है, तो आप चाहे वहां प्रेजेंट थे नहीं थे, आपने अबिट कर दिया तो वो लाइबल हो जाएगा, वो जी बात मैम। पूरी हो जाएगी, उससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर देखो ज्वाइंट और अलग का हिरेन होता ना बहुत ज्यादा, तो ये फिर एडवोकेट के ऑप्शन पे नहीं होता है ना, तो फिर वो कंपलसरी होता। अगर है ऑप्शन पे, इसका मतलब कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, सारे अभियुक्तों को टाइम तो उतना ही मिलेगा, साक्ष्य वो अपने उतने ही प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, मैम ये वकील जो कह रहे हैं वो प्रोसिक्यूशन कह रहे हैं क्या?
प्रोसिक्यूशन ही होगा और कौन होगा? हाँ, वो Prosecution। क्यों सामने वालों से वही बचाव तो ताकि साबित से क्यों कर। पूछेंगे? हाँ वही होगा। हम्म, चलिए ठीक है, फिर कल मुलाकात मैम होती है मेरा डाउट क्लियर कर देंगी? मंडे। हाँ हाँ, आपका क्या डाउट है? आप फोन करोगे मैम क्या? जी मैम फोन कर लूंगा मैम। हाँ आप कॉल करिए, अभी मैं फ्री हूँ, ठीक है? जी मैम। चलिए ठीक है, फिर क्लास थैंक यू मैम। मंडे को मिलते हैं दोनों बैच में, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।